प्रिय छात्रों, पिछले भाग में हम लोगों ने निगमन से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। आज हम निगमन से संबंधित कुछ अन्य अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न इरविन एम पॉपी की पुस्तक सिंबॉलिक लॉजिक से लिए गए हैं। आज इसका अभ्यास प्रश्न में 10 सवाल हैं। इसको हम चौथे भाग के रूप में हल करेंगे। कंस्ट्रक्ट ए फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी for each of the following arguments using the abbreviations suggested। इसमें हम कथन के रूप में आधार वाक्य दिए गए हैं, उनको प्रतीकीकरण करेंगे, पहले सिंबलाइजेशन करेंगे पहले, और उसके बाद हम उनका निगमन करेंगे। मेथड ऑफ डिडक्शन के माध्यम से हम उसका निगमन करेंगे। इसमें पहले आधार वाक्य दिए हैं और उसके बाद उसमें आधार वाक्यों के साथ निष्कर्ष दिया है। तो पहले इनका हम सिंबलाइजेशन करते हैं। करने के लिए आपको सबसे पहले सिंबलाइजेशन थोड़ा सीखना होगा। ये हमने अभ्यास जान से चुना है ताकि आपको कुछ नई बातें जानकारी के लिए प्राप्त हो, जानकारी मिले आपको। तो हम फिर से एक बार बात को समझने का प्रयास करते हैं। इसे देखिए, पहला प्रश्न मेरा क्या है, इफ़ आइदर अलजेब्रा इज रिक्वायर्ड और ज्योमेट्री इज रिक्वायर्ड then all student will study mathematics। इस कथन का प्रतीकीकरण करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा, सबसे पहला सेंटेंस इफ़ लिखा हुआ, कथन वाक्य इफ़ है। देखिए, आप पहले पढ़ चुके हैं। इफ़ और देन वाले कथन को हम इम्प्लाइज के रूप में शो करते हैं। और आइदर आर, दूसरी बात और जान लीजिए ताकि आपको शुरू में बता दीजिए ताकि अब बाद में दिक्कत ना हो आपको। आइदर आर, EITH, आइदर और डैश के बाद जब आर वाले कथन होंगे, इनको हम वेज से शो करेंगे। वेज, इसको हिंदी में यदि तो बोलते हैं। यदि तो इसे बोलते हैं या। और तीसरा प्रतीकीकरण है, आप याद होगा आपको, एंड को हम डॉट से व्यक्त करते हैं, डॉट। ठीक, तो अब हम अभ्यास प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। देखिए, इफ़ पहला शब्द शुरू होता है इफ़ से, तो इफ़ का अर्थ है कि इसमें इम्प्लाइज का प्रयोग होना है। लेकिन तुरंत देखिए, इफ़ के तुरंत बाद आइदर आता है, यानी कि इसमें और का भी यूज होगा, या का भी प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले या वाले कथन को हम करेंगे, फिर इफ़ के बाद देखिए यहाँ पर देन, ये इसके बीच में या का कथन है, इसे पहले करेंगे। आइदर अलजबरा, देखिए इस सवालों में आपको संक्षेपीकरण दिया हुआ, संक्षिप्त रूप जो है। ए का अर्थ है अलजबरा इज रिक्वायर्ड, जी का अर्थ है ज्योमेट्री इज रिक्वायर्ड, एस का अर्थ है ऑल स्टूडेंट विल स्टडी मैथमेटिक्स, टी का अर्थ है ट्रिग्नोमेट्री इज रिक्वायर्ड। ये संक्षेप रूप सवाल के अंदर ही दिया हुआ है। हर सवाल में संक्षेप रूप दिया रहेगा, उसी के माध्यम से हमें प्रतीकीकरण करना है सवाल का। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। और जहाँ भी देयरफॉर लिखा होगा वो क्या होगा, वाक्य का निष्कर्ष होगा, कंक्लूजन होगा। तब हम देखिए पहला वाक्य का हम प्रतीकीकरण शुरू करते हैं। इफ़ आइदर अलजबरा इज रिक्वायर्ड, अलजबरा इज रिक्वायर्ड के लिए हमें ए शब्द दिया गया है। पहला पॉइंट डालेंगे, पहला नंबर लिखेंगे, एक नंबर हम ए लिख देंगे। अलजबरा के लिए ए, अलजबरा इज रिक्वायर्ड, और लगा है ना, आर के लिए हम क्या रखेंगे, वेज लगा देंगे, वेज। ज्योमेट्री इज रिक्वायर्ड, ज्योमेट्री के लिए कौन शब्द यूज हुआ है, ज्योमेट्री इज रिक्वायर्ड के लिए जी शब्द यूज हुआ है। तो हम ए वेज जी लिख दिया। देखिए हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए पहला क्या था, ए वेज जी। अब देखिए अलजबरा इज रिक्वायर्ड और ज्योमेट्री इज रिक्वायर्ड। अब देखिए इफ़ के बाद देन आता है। पूरा सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ, सेंटेंस यहाँ तक है हमारा, इसीलिए इसे हम ब्रैकेट में रख देंगे। और फिर देन का निशान इम्प्लाइज का प्रयोग करेंगे। देन के लिए आपको बताया गया ऊपर देन लगाएंगे, देन यहाँ लगा हुआ है। देन ऑल स्टूडेंट विल स्टडी मैथमेटिक्स, इसके लिए
ऑल स्टूडेंट विल स्टडी मैथमेटिक्स के लिए यस सिंबल कौन सा यूज होता है, एस का यूज हुआ है, तो हम यहाँ पर एस लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर पूरा हो गया। जब तक फुल स्टॉप पूर्ण विराम नहीं मिलेगा आपको, तब तक सेंटेंस आप पूरा करेंगे, एक उस नंबर में रहेगा। यहाँ पर पूरा हो गया सेंटेंस। अब हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। क्या है नंबर 2, अलजेब्रा इज रिक्वायर्ड एंड ट्रिग्नोमेट्री इज रिक्वायर्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, किससे वाक्य जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है। अलजेब्रा इज रिक्वायर्ड के लिए क्या यूज करेंगे हम, ए, सिम्बलाइजेशन क्या है, ए। एंड के लिए हम डॉट, एंड के लिए आपको बताया गया ऊपर ही डॉट का यूज करते हैं। और अलजेब्रा इज रिक्वायर्ड एंड ट्रिग्नोमेट्री इज रिक्वायर्ड, ट्रिग्नोमेट्री इज रिक्वायर्ड के लिए हम टी का प्रयोग करेंगे। हमारा ये सेंटेंस पूरा हो गया। अब देखिए तीसरा सेंटेंस नहीं है और देयरफॉर लिख गया है। देयरफॉर का मतलब होता है कि ये हमारा क्या है, यह निष्कर्ष है। तो हम निष्कर्ष के लिए आपको पहले बता चुके हैं, ऑब्लिक लगे तिरछा निशान लगाकर हम निशान लगाते हैं, इसलिए लिखते हैं। हाँ, तो इसलिए क्या है, ऑल स्टूडेंट विल स्टडी मैथमेटिक्स, यानी कि ऑल स्टूडेंट विल स्टडी मैथमेटिक्स वाला सेंटेंस क्या होगा, निष्कर्ष हमारा एस। तो ये हमारा जो दो आधार वाक्यों से बना सेंटेंस था और हमारा निष्कर्ष क्या, यस निकालना है। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम शुरू करते हैं, सवाल को पहले उतारेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, ए वेज जी, फर्स्ट पॉइंट है, इम्प्लाइज एस। दूसरी लाइन क्या है, ए डॉट टी, इसलिए निष्कर्ष क्या है, एस। अब देखिए सवाल हल करते हैं, तीसरे नंबर से सवाल हल करते हैं। देखिए हमें क्या प्रूव करना है, क्या निकालना है, मेथड ऑफ डिडक्शन में यस निकालना है, यस को प्रूव करना है। यस देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। यस निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस लाइन से ये पूर्वोक्त अनुमान के माध्यम से इसे हटाना होगा। ए वे जी के माध्यम से हमें मॉडुस पोनेंस के माध्यम से हटाकर यस प्राप्त करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सरलीकरण करना होगा दूसरे सेंटेंस का। तो हम क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तभी मुझे ए प्राप्त होगा। ए प्राप्त होगा तो उसमें ऐड कर देंगे जी, तब उसका मॉडुस पोनेंस लगाकर हम इसको यस निकाल सकते हैं। तब देखिए सबसे पहले हम सरलीकरण करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 का सिंप्लीफिकेशन, एस आई एम, सरलीकरण हो गया। अब देखिए सरलीकरण करने के बाद इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, जी। क्यों जी ऐड करेंगे, क्योंकि जी ऐड करेंगे तो इसका मॉडुस पोनेंस आसानी से कर सकते हैं, और मॉडुस पोनेंस के बाद हमें यस प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा निष्कर्ष है, और हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। तब चौथी लाइन में क्या करेंगे, हम ए वेज जी क्या कर दिया, इसमें 3 में एडिशन कर दिया, योग कर दिया, एडिशन कर दिया। अब देखिए हमारा 5वां सेंटेंस क्या है, हाँ क्या है, इनके और इनके बीच क्या लगाएंगे, मॉडुस पोनेंस। यहाँ पर इसके बीच क्या होगा, पूर्वोक्त अनुमान। आप सब पिछले अभ्यास में पढ़ चुके हैं, ज़्यादा हम विस्तार चर्चा नहीं करेंगे इनकी। आप अगर कोई शंका होगी तो पिछले अभ्यास में एक बार फिर रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में। तो 1 और 4 में मॉडुस पोनेंस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एस प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा निष्कर्ष है। थोड़ा सा बता देते हैं आपको, जैसे कि P इम्प्लाइज Q लिखा है और P है दूसरा आधार वाक्य, तो निष्कर्ष क्या प्राप्त होगा, मुझे Q प्राप्त होगा मॉडुस पोनेंस के माध्यम से, ठीक ना। तो अब देखिए ये मेरा सवाल पूरा हो गया। कैसे हुआ ये, यहाँ पर लिखेंगे 1 और 4 के बीच क्या किया हमने, पूर्वोक्त अनुमान लगा दिया, मॉडुस पोनेंस लगा दिया। तो हमारा ये निष्कर्ष क्या है, हमारा ये यस जो है प्राप्त हो गया। अब मेरा ये पहला सवाल पूर्ण हो गया। अब हम अपने दूसरे सवाल की ओर पुनः बढ़ते हैं। देखिए इसे, देखिए हाँ, आइदर से कौन सेंटेंस शुरू होता है आपको पता होगा, ये वेज वाला सेंटेंस वेज आइदर से शुरू होता है। आइदर स्मिथ अटेंड द मीटिंग और स्मिथ वाज नॉट इन्वाइटेड टू द मीटिंग, फुल स्टॉप यहाँ लगा है। तो पूरा सेंटेंस एक आधार वाक्य होगा, 1 प्रीमिसेस होगा, फर्स्ट प्रीमिसेस होगा, ठीक ना।
तो हम इससे बनाना शुरू करते हैं। आइदर स्मिथ अटेंड द मीटिंग। तो स्मिथ अटेंड द मीटिंग के लिए देखिए यहाँ पर प्रतिकरण दिया हुआ है। ये क्या शब्द है? स्मिथ अटेंड द मीटिंग के लिए हमें ए शब्द दिया हुआ है। तब हम क्या लिखेंगे? पहला नंबर लिखेंगे 1 नंबर, और क्या लिखेंगे? ए। अटेंड द मीटिंग, आइदर स्मिथ अटेंड द मीटिंग, और के लिए वेज लगाया। स्मिथ वाज नॉट इनवाइटेड टू द मीटिंग। देखिए स्मिथ वाज इनवाइटेड टू द मीटिंग के लिए आई शब्द है, लेकिन यहाँ पर नॉट लगा है। नॉट के लिए हमने बताया नहीं, चौथा नंबर हम नॉट के लिए बता देते हैं आपको, NO। नॉट के लिए निगेशन का निशान इस तरह का बनाते हैं, कर्ल के रूप में होता है ये, तो हम निगेशन का प्रयोग करते हैं। हाँ, आइदर स्मिथ अटेंड द मीटिंग और स्मिथ वाज नॉट इनवाइटेड टू द मीटिंग, निगेशन आई। ये क्या है? आई। स्मिथ वाज नॉट इनवाइटेड टू द मीटिंग हो गया। तो ये हमारा पहला सेंटेंस, पहला आधार वाक्य पूरा हो गया। अब देखिए सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। इफ द डायरेक्टर्स वांट स्मिथ, हाँ, एट द मीटिंग, देन स्मिथ वाज इनवाइटेड टू द मीटिंग। ये सेकेंड सेंटेंस है, नंबर 2 लिखेंगे। हाँ, इफ, आप जानते हैं इम्प्लाइज वाला सेंटेंस है। इफ डायरेक्टर्स वांट स्मिथ एट द मीटिंग। देखिए डायरेक्टर वांट स्मिथ एट द मीटिंग के लिए डी शब्द यूज हुआ है, तब हम सीधे डी लिख देंगे। डी, फिर इम्प्लाइज का निशान लगाया। इफ डायरेक्टर्स वांट स्मिथ एट द मीटिंग, देन स्मिथ वाज इनवाइटेड टू द मीटिंग। स्मिथ वाज इनवाइटेड टू द मीटिंग के लिए क्या लिखेंगे? आई। पहले सेंटेंस में लिख चुके हैं। अब देखिए ये वाक्य हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। हाँ, अब देखिए थर्ड लाइन में क्या है हमारा? ये थर्ड लाइन यहाँ शुरू होता है, स्मिथ डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, फुल स्टॉप यहाँ लगा है। थर्ड जो प्रिंसेज है छोटा है, इसका है इसमें स्मिथ डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, ठीक ना? तो हाँ, डिड नॉट स्मिथ अटेंड द मीटिंग के लिए ए है, तो क्या कर देंगे इसमें हम? निगेशन ए लगा देंगे। देखिए आपने लिखा है ना स्मिथ अटेंड द मीटिंग यहाँ पर है, लेकिन यहाँ का लिखा है स्मिथ डिड नॉट, नॉट लगा है ना, तो हम निगेशन ए कर दिया, स्मिथ डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। ठीक, अब हम अगले आधार वाक्य बढ़ते हैं। अगला, इफ द डायरेक्टर्स डिड नॉट वांट स्मिथ एट द मीटिंग, इफ द डायरेक्टर्स डिड नॉट वांट स्मिथ एट द मीटिंग, एंड इस एंड लगा हुआ है, देख रहे हैं? हाँ, इफ द डायरेक्टर्स डिड नॉट वांट स्मिथ एट द मीटिंग, उसके बाद देखिए चौथा नंबर डाला, डिड नॉट वांट, डायरेक्टर डिड नॉट वांट, डिड नॉट वांट स्मिथ अटेंड द मीटिंग, एंड फुल स्टॉप एंड डॉट लगाया। हाँ, एंड स्मिथ वाज नॉट इनवाइटेड टू द मीटिंग, एंड निगेशन आई। डिड नॉट, स्मिथ डिड नॉट इनवाइटेड, स्मिथ वाज इनवाइटेड टू द मीटिंग, लेकिन डिड नॉट लगा हुआ है यहाँ पर। फिर देखिए स्मिथ वाज नॉट इनवाइटेड टू द मीटिंग, हाँ, देन देखिए यहाँ पर फिर वाक्य अलग हो रहा है, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर करके देन लगाया। देन स्मिथ इज ऑन द वे आउट ऑफ द कंपनी। देखिए इसके लिए ऑन द वे आउट ऑफ कंपनी के लिए डब्ल्यू शब्द यूज हुआ है। स्मिथ इज ऑन द वे, ऑन हिज वे आउट ऑफ कंपनी के लिए डब्ल्यू शब्द यूज हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे? डब्ल्यू यहाँ लगा देंगे। तो हमारा ये चौथा सेंटेंस पूरा हो गया। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर ये पूरा हो गया, लेकिन यहाँ से देयरफॉर लगा है, तब इसलिए ऑब्लिक लगाकर इसलिए करेंगे। हाँ, इसलिए क्या है निकालना हमें? देयरफॉर स्मिथ इज ऑन हिज वे आउट ऑफ द कंपनी, तो इसके लिए हमें डब्ल्यू, स्मिथ इज ऑन हिज वे आउट ऑफ कंपनी के लिए क्या शब्द है? डब्ल्यू। ये तो मेरा प्रतिकरण हो गया, ये दूसरे सवाल का सिंबलाइजेशन हो गया। अब इसे हम उतार लेते हैं, फिर उसके बाद हल करते हैं इसको। नंबर 2, दूसरा नंबर सवाल है। हाँ, क्या है? ए वेज निगेशन आई। इधर वाक्य है ए वेज निगेशन आई। दूसरा है डी इम्प्लाइज आई, डी इम्प्लाइज आई। तीसरा है निगेशन आई, निगेशन आई, निगेशन आई, सॉरी निगेशन ए है ये।
निगेशन ए। चौथा है निगेशन डी डॉट निगेशन आई, निगेशन डी डॉट निगेशन आई ब्रैकेट क्लोज इम्प्लाइज डब्लू। और निष्कर्ष है इसलिए डब्लू। तो मुझे डब्लू प्राप्त करना है, निकालना है। मेथड ऑफ डिडक्शन के माध्यम से मुझे निष्कर्ष को प्रूव करना है। तो अब हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। पहला देखिए मुझे डब्लू कहाँ से प्राप्त होगा। डब्लू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए पहले इसको हमें निगेशन डी डॉट निगेशन आई प्राप्त करना होगा और प्राप्त करने के बाद उनको संयोजन करना होगा। फिर मॉडुलस पोनेंस लगाने के बाद मुझे डब्लू प्राप्त होगा। तो सवाल को पहले समझना होता है, सूत्रों को यूज करना होता है। तब देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए पहला आधार वाक्य और तीसरे आधार वाक्य में कुछ संबंध दिखाई दे रहा है, कोई सूत्र फिट हो सकता है। कौन सा सूत्र? वैकल्पिक न्याय वाक्य डिजंटी सिलोजिज्म डीएस का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर इनके बीच। तो क्या प्राप्त होगा मुझे? निगेशन आई प्राप्त होगा। निगेशन आई को हम इस सूत्र में इस आधार वाक्य में यूज करेंगे। तो मॉडुलस टॉलेंस के माध्यम से निगेशन आई इसमें लगाते हैं अगर, तो क्या मुझे प्राप्त होगा? निगेशन डी प्राप्त हो जाएगा, जिसकी मुझे यहाँ ज़रूरत है। तो निगेशन डी और निगेशन आई को हम क्या कर देंगे? कंजंक्शन कर देंगे। उसके बाद मॉडुलस पोनेंस लगाकर हम निष्कर्ष प्राप्त कर लेंगे। तो सवाल हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 और 3 के बीच डिजंटी सिलोजिज्म का प्रयोग करते हैं। वैकल्पिक न्याय वाक्य 1 और 3 के बीच करते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 और 3 के वैकल्पिक न्याय वाक्य करने के बाद मुझे निगेशन आई प्राप्त होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हाँ 1 3 में क्या किया हमने? डिजंटी सिलोजिज्म वैकल्पिक न्याय वाक्य। हाँ अब देखिए निगेशन आई प्राप्त हो गया। निगेशन डी की तलाश है मुझे। अब निगेशन आई इसके माध्यम से मुझे निगेशन डी प्राप्त हो जाएगा। 2 और 5 में मॉडुलस टॉलेंस लगाएंगे तो निगेशन डी प्राप्त होगा। आप सूत्रों का प्रयोग अच्छी तरह अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, तभी ये सवाल समझने में आसानी होगा। ठीक, तो हम निगेशन डी कैसे प्राप्त हुआ? 2 5 में मॉडुलस टॉलेंस ठीक ना, शेषवत अनुमान, इसे हिंदी में कहते हैं, शेषवत अनुमान का यूज किया तो मुझे निगेशन डी प्राप्त हो गया। अब निगेशन डी और आई को क्या करेंगे? हम संयोजन कर देंगे, कंजंक्शन कर देंगे। सातवें में निगेशन डी डॉट निगेशन आई का हमने क्या किया? 6 और 5 का कंजंक्शन कर दिया है, संयोजन कर दिया। अब देखिए 8वां पंक्ति, इसके बीच 4 और 7 के बीच, देखिए 4 और 7 के बीच मॉडुलस पोनेंस पूर्व अनुमान लगा देंगे। तब क्या हो जाएगा? ये आसान हो जाएगा, ये हमारा निष्कर्ष डब्लू प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर डब्लू प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? हाँ 4 और 7 में पूर्वोत्तनुमान मॉडुलस पोनेंस लगा। तो ये देखिए मैं डब्लू जो निष्कर्ष डिडक्शन करना तो प्रूव करना, तो मुझे डब्लू प्राप्त हो गया। तो ये हमारा सवाल दूसरा भी हल हो गया। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नंबर 3। तो देखिए तो हाँ, इफ स्कैरसिटी ऑफ कमोडिटीज डेवलप्स देन प्राइस राइज। पहला सेंटेंस कंप्लीट यहाँ पर। इफ देयर इज ए चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस देन फेशियल कंट्रोल्स विल नॉट बी कंटिन्यूड। ये दूसरा सेंटेंस है। तब देखिए पहला सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। इफ स्कैरसिटी ऑफ कमोडिटीज डेवलप्स, देखिए मुझे शब्दों से नहीं मतलब है, जो मेरे कथन हैं वहाँ पर दिए गए हैं, इनका प्रतिकरण दिया होगा। हाँ, इफ ए स्कैरसिटी ऑफ कमोडिटीज डेवलप्स, इसके लिए कौन शब्द दिया हुआ है? ये देखिए एस दिया हुआ है, स्कैरसिटी ऑफ कमोडिटीज डेवलप्स। यस, तो हम पहला नंबर लिखेंगे 1, प्रतिकरण करना शुरू करेंगे। इसके लिए एस लगाएंगे, एफ से शुरू होता है। तो अब आप जानते हैं कि वह हेतुमत न्याय वाक्य होगा। तो इसके लिए इम्प्लाइज, हाँ देन के लिए इम्प्लाई लगाए, देन प्राइस राइज। प्राइस राइज के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर?
प्राइस राइज के लिए पी शब्द दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, तो हम पी लिख दिया। पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नंबर 2 सेंटेंस में बढ़ते हैं। हाँ, इफ़ देयर इज ए चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए सी शब्द यूज हुआ है, तो हम सीधे लिख देंगे सी। इफ़ देयर इज चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस देन लगा है, इम्प्लाई लगाया, देन फिजिकल कंट्रोल्स विल नॉट बी कंटिन्यूड, फिजिकल कंट्रोल विल नॉट बी कंटिन्यूड के लिए देखिए, हाँ फिजिकल कंट्रोल विल बी कंटिन्यूड के लिए एफ शब्द है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, नॉट लगा है, नॉट लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर निगेशन करने के बाद एफ लगाएंगे। ठीक, ये सिम्बलाइजेशन पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, तीसरा धारवा की ओर बढ़ते हैं। इफ़ द थ्रेट ऑफ इन्फ्लेशन persist, then facial controls will be continued। तो इफ से शुरू हो रहा है तीसरा सेंटेंस हमारा, इफ देखिए द थ्रेट ऑफ इन्फ्लेशन परसिस्ट के लिए देखिए यहाँ पर ये आई दिया हुआ है। इफ इफ द थ्रेट ऑफ इन्फ्लुएंस परसिस्ट के लिए कौन सा शब्द है, आई है, आई हम लिखेंगे आई, देन फिजिकल कंट्रोल्स विल बी कंटिन्यूड के लिए एफ शब्द यूज हुआ है, एफ लगा देंगे। मेरा सेंटेंस तीसरा पूरा हो गया। हाँ, विल कंटिन्यूड यहाँ तक तीसरा पूरा हो गया। अब चौथे सेंटेंस पे बढ़ते हैं। इफ़ देयर इज ओवर प्रोडक्शन देन प्राइस डू नॉट राइज, ओवर प्रोडक्शन के लिए ओ शब्द दिया हुआ है। हाँ, इफ़ देयर इज ओवर प्रोडक्शंस, तो हम चौथे में क्या लगाएंगे, ओ, चौथे धारवा में ओ। देन हाँ, इफ़ देयर ओवर प्रोडक्शन देन प्राइस डू नॉट राइज, यानी कि प्राइस को नहीं बढ़ेगा, दाम क्या हुआ, नहीं बढ़ेगा, तो निगेशन पी हो गया। हाँ, अब देखिए अगला सेंटेंस है, आइदर देयर इज ओवर प्रोडक्शंस और देयर इज ए चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक ना, आइदर लगा हुआ पांचवा सेंटेंस में, ओवर प्रोडक्शन होगा या फिर हाँ, आइदर देयर इज ओवर प्रोडक्शंस आर लगा है या लगाया, देयर इज ए चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सी, चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखिए देयर इज चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सी शब्द यूज हुआ है, सी लगा दिए। तो ये मेरे पूरे आधार वाक्य हो गए। अब देखिए देयरफॉर, यहाँ से निष्कर्ष शुरू होता है। हाँ, आइदर ए स्केर्सिटी ऑफ कमोडिटीज डज नॉट डेवलप और थ्रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन डज नॉट परसिस्ट, दोनों सेंटेंसों में नेगेशन लगा हुआ है, तो इसलिए लगाने के बाद हम हाँ क्या है, आइदर स्केर्सिटी ऑफ कमोडिटीज डज नॉट डेवलप्स, हाँ निगेशंस, निगेशंस डी का उपयोग करेंगे, निगेशंस नहीं, स्केर्सिटी ऑफ कमोडिटी के लिए, हाँ स्केर्सिटी ऑफ कमोडिटीज के लिए एस यूज हुआ है। हाँ, डज नॉट डेवलप आर द थ्रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन डज नॉट परसिस्ट, हाँ इन्फ्लेशन डज नॉट परसिस्ट के लिए निगेशन आई। तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही आसान होगा, ये कठिन नहीं है, बस जैसे जैसे कथन हो उसी तरीके से हम प्रतिकरण करते जाते हैं, उसका संक्षेप रूप यहाँ पर हमें दिया हुआ है। अब मेरा सवाल ये सिमुलेशन तैयार हो गया, अब हम इसका डिडक्शन शुरू करेंगे। पहले हम सवाल उतार लेते हैं। नंबर 3, तीसरा नंबर सवाल का है। हाँ, तो सवाल क्या था, यस फर्स्ट रो है एस इम्प्लाइज पी, सेकेंड है सी इम्प्लाइज निगेशन एफ, थर्ड है आई इम्प्लाइज एफ, थोड़ा बड़ा कई आधार वाक्य इसके अंदर सवाल के अंदर है। चौथा है ओ इम्प्लाइज निगेशन पी, पांचवा है ओ वेज सी। अब निष्कर्ष क्या है मेरा, इसलिए निगेशन एस वेज निगेशन आई, मुझे इसे प्रूव करना है, निगेशन एस वेज निगेशन आई लाना है। तब
सवाल को शुरू करते हैं। देखिए, निगेशन एस वेज निगेशन आई कहाँ से प्राप्त हो सकता है। आप देख रहे हैं यस यहाँ पर है और आई यहाँ पर है। यस और आई 1 और 3 में कुछ राज है सवाल का। अब देखिए, लेकिन उसके पहले मुझे पी और एफ के बीच संबंध खोजना होगा। तो सबसे पहले हम पी और एफ की तलाश के लिए हमें कुछ सवाल को और सोचना होगा गहराई से। ओ बेस सी का पहले यूज करें। ओ बेस सी, ये यहाँ से क्लू मिल सकता है सवाल का 2 और 4। देखिए यहाँ पर क्लू मिल गया। ओ बेस सी लगाकर इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज करेंगे ओ और सी में, तो मुझे निगेशन पी और वेज निगेशन एफ प्राप्त होगा। निगेशन पी और एफ के माध्यम से हम तुरंत निगेशन एस और निगेशन एस वेज निगेशन आई प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले इसकी मदद से हम इसका पहले कंजंक्शन करते हैं। 2 और 4 का क्या करेंगे, पहले हम कंजंक्शन करेंगे। 4 और 2 का, 2 और 4 नहीं 4 और 2 का। हाँ, तो देखिए सवाल शुरू करते हैं। नंबर 6। तो पहले कंजंक्शन करिए। 4 को पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले हमारा आगे ओ है, ठीक ना। ओ बेस सी के रूप में करना है, तो हम कंजंक्शन उसी रूप में करेंगे ताकि मेरा कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज आसानी से हो सके। तो लिखते हैं ओ इम्प्लाइज निगेशन पी डॉट सी इम्प्लाइज निगेशन एफ। ये हो गया। क्या हो गया, इसे लिखिए, इसे लिखते हैं क्या है ये, 4 और 2 का कंजंक्शन हो गया। अब देखिए 7वीं पंक्ति क्या होगी। अब देखिए ओ वेज सी, देख रहे हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज करेंगे हम, तो निगेशन पी वेज निगेशन एफ प्राप्त होगा। तो हम 6 और 5 में कंस्ट्रक्टिव डायलेमा लगाएंगे। आप थोड़ा पीछे सूत्र का एक बार रिविजन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो ओ और 6 और 5 में कंस्ट्रक्टिव डायलेमा के माध्यम से मुझे निगेशन पी वेज निगेशन एफ प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 6 और 5 में कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, इसको बोलते हैं विधायक उभयता पास हिंदी में। तो इसको देख लीजिएगा, 8वां नंबर है। अब देखिए निगेशन पी वेज निगेशन एफ प्राप्त हो गया। निगेशन पी और निगेशन एफ, अगर इनको हम कंजंक्शन करके 1 और 3 का निगेशन पी और निगेशन एफ का डिस्ट्रक्टिव डायलेमा करते हैं, तो तुरंत मुझे निष्कर्ष के रूप में निगेशन एस वेज निगेशन आई प्राप्त हो जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं करना इस प्रक्रिया को। 1 और 3 का कंजंक्शन करते हैं सबसे पहले। तो एस इम्प्लाइज पी डॉट आई इम्प्लाइज एफ, क्या लिखेंगे, 1 और 3 का संयोजन, कंजंक्शन कर दिया। अब देखिए इसका यूज हम इसमें माध्यम से देखिए, निगेशन पी निगेशन एफ वेज, तो क्या है ये, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा यूज करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा मुझे, निगेशन एस वेज निगेशन आई, जो कि हमारा निष्कर्ष से प्रूव करना प्राप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। 8 और 7 में डिस्ट्रक्टिव डायलेमा लगाने से क्या प्राप्त हुआ मुझे, निगेशन एस वेज निगेशन आई, क्या लिखेंगे, 8 और 7 में डिस्ट्रक्टिव डायलेमा विघातक उभयता पास, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। कंस्ट्रक्टिव डायलेमा में हम पूर्वत अनुमान को एक्सेप्ट करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा में हम शेषवत पार्ट के पीछे वाले भाग को, ठीक ना, अनुवर्ती पार्ट का हम निषेध करते हैं। आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, पिछले भागों का रिवीजन करिएगा तो और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। तो हमारा ये निष्कर्ष जो प्रूफ करना था, निगेशन एस वेज निगेशन आई प्रूफ हो गया। तो मेरा तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं चौथा सवाल क्या है, समझने का प्रयास करेंगे पहले उसे। इफ द investigations continues, then new evidence is brought to light. If new evidence is brought to light, then several leading citizens
आर इम्प्लीकेटेड। तो देखिए शुरू करते हैं। हाँ, पहले आधार वाक्य से शुरू करते हैं। फर्स्ट यूसेज क्या है, इफ से शुरू हो रहा है तो जानते हैं इम्प्लाइज वाला सेंटेंस है। इफ द इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यूज, मतलब जारी रहती है जांच पड़ताल। तो यहाँ से देखिए कहाँ है, सी। हाँ, सी से द इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यूज के लिए देखिए सी शब्द का यूज किया गया है। हाँ, तो पहला आधार वाक्य बनाने के लिए 1 नंबर डाला, सी कंटिन्यूज, देन न्यू एविडेंस इज ब्रॉट टू लाइट। देन क्या होगा, एन के लिए न्यू एविडेंस इज ब्रॉट टू लाइट, इम्प्लाइज एन हो गया। पहला सेंटेंस पूरा हो गया। अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं, नंबर 2। देखिए पूरा हो गया यहाँ तक। दूसरा, इफ न्यू एविडेंस इज ब्रॉट टू लाइट, यानी कि एन होता है। हाँ, न्यू एविडेंस इज ब्रॉट टू लाइट, देन सेवरल लीडिंग सिटीजन्स आर इम्प्लीकेटेड। हाँ, आई के लिए क्या है, सेवरल लीडिंग सिटीजन आर इम्प्लीकेटेड के लिए हमें आई शब्द का यूज किया गया यहाँ पर। तो एन इम्प्लाइज आई ले लिया। आपको समझ में आएगा, पर रिविजन करें तो अच्छी तरह समझ में आएगा। हाँ, इफ थर्ड सेंटेंस देखिए, तीसरा आधार वाक्य है, नंबर 3 लिखते हैं। इफ सेवरल लीडिंग सिटीजन्स आर इम्प्लीकेटेड। हाँ, तो इसके लिए हमने आई शब्द लिया, आई इम्प्लीकेटेड, देन द न्यूज़पेपर्स स्टॉप पब्लिशिंग द केस। तो एस शब्द हुआ है, न्यूज़पेपर स्टॉप द पब्लिशिंग केस के लिए एस शब्द लगा देंगे, एस। ठीक, अब हम द न्यूज़पेपर स्टॉप पब्लिशिंग द केस, यहाँ तक पूरा हो गया। हाँ, अब अगला सेंटेंस देखिए 4 में, 4 नंबर लिखा। इफ कंटिन्यूएशंस ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस इम्प्लाई डेट। देखिए एक शब्द और नया यहाँ पर आया है, इम्प्लाई डेट। इसके बारे में जान लीजिएगा। इम्प्लाई डेट का एक प्रतीक होता है, वही जो होता है हम लगाते हैं इम्प्लीकेशन में, जो प्रतीक लगाते हैं हेतु हेतमत का प्रतीक ही होता है इम्प्लाई डेट। ठीक है, तो इसके लिए भी इफ देन वाला ही रूप है ये इम्प्लाई डेट। नया शब्द में समझिएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार। इम्प्लाई डेट, IMPLI, ये इम्प्लाइज दैट। डैट के लिए आप इसका ही निशान लगाइएगा, ये हेतु हेतमत का है, इम्प्लाइज का निशान लगाइएगा इम्प्लाई डेट के लिए, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, इफ कंटिन्यूएशंस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, इफ द कंटिन्यूएशंस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इम्प्लाइज डेट के लिए हमने बताया, इम्प्लाइज डेट द न्यूज़पेपर स्टॉप पब्लिशिंग द केस। न्यूज़पेपर स्टॉप पब्लिशिंग केस के लिए एस यूज करेंगे। हाँ, अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है, फिर आगे देखिए देन आया है, तो ब्रैकेट लॉक करके, ब्रैकेट बंद करके हम पुनः देन लगाएंगे। हाँ, देन द ब्रिंगिंग टू लाइट ऑफ न्यू एविडेंस इम्प्लाइज डेट। फिर पुनः देखिए इम्प्लाइज डेट, ठीक ना। देन ब्रिंगिंग टू लाइट द न्यू एविडेंस। न्यू एविडेंस के लिए देखिए, न्यू एविडेंस के लिए देखिए एन, न्यू एविडेंस के लिए क्या है, एन है। एन देखिए थोड़ा जगह कम पड़ गई। हाँ, न्यू एविडेंस इम्प्लाइज डेट द इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यूज। एन इम्प्लाइज क्या होगा यहाँ पर, सी। आप ध्यान समझिएगा, इसको उसी पर लिख दिया, एन इम्प्लाइज सी। अब देखिए देयरफॉर, ये वाक्य हमारे पूरे हो गए, पूरे नहीं सर, एक वाक्य अभी बचा है। हाँ, यह पूरे के बाद देखिए, द इन्वेस्टिगेशंस डज नॉट कंटिन्यू, ये सेंटेंस है। और तो हम 5वां नंबर डालेंगे। 5वें नंबर में क्या लिखेंगे, द इन्वेस्टिगेशन डज नॉट कंटिन्यू, निगेशन सी के लिए, निगेशन सी। मतलब 5 वाक्य का सेंटेंस है। अब देखिए निष्कर्ष आता है, देयरफॉर से न्यू एविडेंस इज नॉट ब्रॉट टू लाइट। क्या प्रूव करना है, नॉट लगा है तो प्रूव करना है, इसलिए निगेशन एन मुझे प्रूव करना है। तो 5 सेंटेंस के बाद आखिरी सेंटेंस क्या है, निगेशन एन मुझे प्रूव करना है। अब हम सवाल को कॉपी में उतारते हैं, फिर हल करने की कोशिश करते हैं। नंबर 4 नंबर में
सवाल है, फर्स्ट रो है सी इम्प्लाइज एन, सेकेंड रो है एन इम्प्लाइज आई, थर्ड रो है आई इम्प्लाइज एस, फोर्थ रो है फोर्थ रो थोड़ा बड़ा है सी इम्प्लाइज एस, पुनः इम्प्लाइज एन इम्प्लाइज सी लॉग। अब एक पांचवा एक पंक्ति भी है निगेशन सी, और प्रूव करना है हमें निगेशन एन। सवाल क्लियर हो गया। अब हम इसे हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, मुझे निगेशन एन लाना है। निगेशन एन यहाँ भी है और एन यहाँ भी है, तो प्रूव करने के लिए अच्छा देखिए, हाँ यहाँ क्लू मिल गया। 1 और 2 में हम एच का प्रयोग करेंगे, हेतु हेतुमत न्यायवाचक हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का प्रयोग करेंगे 1 और 2 में, तब मुझे सी और आई, सी इम्प्लाइज आई प्राप्त होगा। सी इम्प्लाइज आई से हम पुनः इसका हेतु हेतुमत करेंगे तो सी एस प्राप्त होगा। सी एस का मॉडुलस पोनेंस करेंगे तो एन इम्प्लाइज सी प्राप्त होगा, और फिर यहाँ से मॉडुलस टोलेंस लगाएंगे तो एन प्राप्त हो जाएगा, निगेशन एन प्राप्त हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं सवाल। तो सबसे पहले हमें समझिए कि इस एन, यहाँ एन है मेरा, यहाँ पहुँचना है, तो इसका मॉडुलस पोनेंस के माध्यम से पहुँच सकते हैं। तब सी इम्प्लाइज एस की तलाश है, मुझे किसकी तलाश है? सी इम्प्लाइज एस की तलाश है। तो सबसे पहले हम सी इम्प्लाइज एस प्राप्त करने के लिए मैं 1 और 2 का हेतु हेतुमत न्यायवाचक प्रयोग करेंगे। तो आप पढ़ चुके होंगे, ये प्रथम रो का फर्स्ट आधारवाक का अनुवर्ती और सेकेंड रो का पूर्ववर्ती मैच होते हैं, तो हेतु हेतुमत बनता है। आप समझ लीजिए P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज R लिखा है, तो निष्कर्ष क्या प्राप्त होगा? ये मैच करते हैं, P इम्प्लाइज R, इसको बोलते हैं H। Q और Q मैच हो गया, तो यहाँ पर P इम्प्लाइज R हो गया, तो ये क्या हो गया? हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म HS। तब अब हम सवाल को देखते हैं अपना। 1 और 2 में HS का प्रयोग करना होगा, तो नंबर 6 में एन मैच हुआ तो क्या लिखेंगे? सी इम्प्लाइज आई, सी इम्प्लाइज आई हो गया। अब देखिए सी इम्प्लाइज आई को हम, देखिए यहाँ पर सी इम्प्लाइज क्या है? सी इम्प्लाइज आई कैसे प्राप्त हुआ? 1 और 2 में HS का प्रयोग करने से, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म हेतु हेतुमत न्यायवाचक के प्रयोग से प्राप्त हुआ है। अब देखिए सी इम्प्लाइज आई और ये तीसरी पंक्ति का आई इम्प्लाइज एस से पुनः क्या प्राप्त हो जाएगा? सी इम्प्लाइज एस प्राप्त हो गया HS के माध्यम से। तो क्या है ये 6 और 3 में HS का प्रयोग किया, हेतु हेतुमत न्यायवाचक का प्रयोग किया, तो मुझे क्या प्राप्त हो गया? सी इम्प्लाइज एस, सी इम्प्लाइज एस कैसे प्राप्त हुआ? 6 और 3 में HS 6 और 3 से प्राप्त हुआ। अब देखिए इस HS का प्रयोग क्या करेंगे? देखिए सी इम्प्लाइज एस यहाँ है, तो क्या होगा समझ रहे हैं? पूर्वत अनुमान मॉडुलस पोनेंस का प्रयोग करेंगे 4 और 7 में, तो एन इम्प्लाइज सी प्राप्त होगा। तो 4 और 7 मॉडुलस पोनेंस का प्रयोग करते हैं 8 में, तो क्या प्राप्त हो गया हमें? एन इम्प्लाइज सी। कैसे आया? 4 7 में पूर्वत अनुमान के लगाने से आया। अब देखिए 9वीं पंक्ति, एन इम्प्लाइज सी प्राप्त हो गया। अब मुझे निगेशन एन चाहिए। निगेशन एन कैसे आएगा? निगेशन सी, यहाँ पर एन इम्प्लाइज सी में यदि मॉडुलस टोलेंस लगा दें यहाँ से निगेशन सी, तो मुझे निगेशन एन प्राप्त हो जाएगा। तब हम 8 और 5 में मॉडुलस टोलेंस का प्रयोग करने से क्या प्राप्त हो गया? मुझे निगेशन एन प्राप्त हो गया, जो मुझे ज़रूरत थी निगेशन एन की। कैसे प्राप्त हुआ? 8 5 में
शेषवत अनुमान लगाने से प्राप्त हुआ निगेशन एन। तो ये सवाल डिडक्शन का हल हो गया। निगेशन एन जो प्रूव करना था मुझे प्राप्त हो गया। तो 4 सवाल पूरे हो गए। अब हम अपने अगले सवाल 5वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 यहाँ तक थे, 5वां नंबर देखिए। उसी पीछे पीछे भाग में था। तो पढ़ते हैं 5वां सवाल। इफ द किंग डज नॉट कैस्टल एंड द पान एडवांस। तो देखिए कहाँ शुरू होता है, के से शब्द है के। द किंग कैस्टल्स, नॉट लगा है तो अलग बात है। पी के लिए क्या है यहाँ पर, द पान एडवांस। बी के लिए क्या है, द बिशप इज ब्लॉक्ड। आर के लिए द रुक अप पाइंड, आर है यहाँ पर। डी क्या है, द गेम इज ड्रॉ, डी के लिए है। और ई किसका सिंबलाइजेशन प्रतीक है, द एक्सचेंज इज लॉस्ट। तो हम सवाल करते हैं पहला नंबर। इफ द किंग डज नॉट कैस्टल, तो निगेशन के, डज नॉट के लिए निगेशन के लगा दिया। एंड द पान एडवांस, तो पी हो गया। अब देखे थे ना, द पान एडवांसेज। अब देखिए ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि वो सेंटेंस अभी पूरा हमारा नहीं हुआ है। कॉमा लगा है यहाँ पर, फिर देन लगा हुआ है। तो हम इसे ब्रैकेट में लगाने के बाद पुनः सेंटेंस को पूरा करेंगे। देन के बाद देखिए आइदर आया है, यानी कि ये आइदर वाला सेंटेंस यहाँ पर आएगा। तो द बिशप इज ब्लॉक्ड, तो बिशप के लिए क्या है, बी शब्द है, बी। बी है संकेतांक। बिशप इज ब्लॉक्ड। आर द रुक इज पाइंड, तो वेज क्या लगा देंगे, आर, रुक इज पाइंड। ये अब जाके हमारा सेंटेंस पूरा हुआ। सेंटेंस बड़ा था, ये पहला फर्स्ट आधार वाक्य का सेंटेंस पूरा हो गया। अब देखिए सेकेंड में आते हैं, नंबर 2। इफ द किंग डज नॉट कैस्टल्स, निगेशन के, पुनः निगेशन के ऊपर भी था निगेशन के। द किंग डज नॉट कैस्टल्स, देन लगाने के बाद, देन के बाद देखिए पुनः इफ आया है, यानी कि नया सेंटेंस यहाँ शुरू होता है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे नया सेंटेंस लिखने के लिए। देन इफ द बिशप इज ब्लॉक्ड के लिए हमें बी शब्द है, बिशप के लिए बी शब्द, बिशप इज ब्लॉक्ड। देन द गेम इज ड्रॉ, देन द गेम इज ड्रॉ। देखिए द गेम इज ड्रॉ के लिए डी शब्द है, द गेम इज ड्रॉ के लिए देन तो हम डी लिख देंगे। थोड़ा सा अभ्यास करने से बहुत आसान हो जाएगा ये। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया, यहाँ पर सेकंड पूरा हो गया। अब हम थर्ड में आते हैं। आइदर, नंबर 3 लिखा। आइदर द किंग कैस्टल्स, ठीक ना, आइदर द किंग कैस्टल्स। आर के बाद देखिए इफ लगा है, आर के बाद इफ का मतलब नया सेंटेंस यहाँ से अलग हो। इसी नया सेंटेंस नहीं है तो इसी के अंदर आता है। और लगाने के बाद इफ का यूज हुआ है। इफ द रुक इज पाइंड, देन द एक्सचेंज इज लास्ट के लिए क्या हो गया, एक्सचेंज इज लास्ट के लिए द एक्सचेंज इज लास्ट के लिए ई शब्द है। ये मेरा वाक्य पूरा हो गया भी। आगे देखिए चौथा नंबर में, द किंग डज नॉट कैस्टल एंड द पान एडवांस। चौथा नंबर में क्या है, द किंग डज नॉट कैस्टल्स, एंड लगा तो हम डॉट लगाएंगे, एंड द पान एडवांस के लिए पी लगा दिए। ये भी वाक्य पूरा हो गया। अब देखिए निष्कर्ष,
देयरफॉर लगा हुआ है। कंक्लूजन क्या प्राप्त हो, निष्कर्ष, आइदर द गेम इज ड्रॉ डी और द एक्सचेंज इज लॉस्ट, डी वेज ई। ड्रॉ के लिए डी, ठीक ना, और एक्सचेंज के लिए ई शब्द है। ड्रॉ के लिए गेम इज ड्रॉ के लिए डी और एक्सचेंज के लिए, तो क्या निष्कर्ष निकला, इसलिए हाँ डी वेज ई, डी वेज ई। ये तो सवाल हो गया। अब हम इसे लिखते हैं कॉपी में, हाँ ब्लैक पेन की तरह। हाँ तो नंबर 1 फर्स्ट जो है नेगेशन के डॉट पी इम्प्लाइज बी वेज आर। नंबर 2 में है नेगेशन के इम्प्लाइज बी इम्प्लाइज डी। नंबर 3 में है के वेज न्यू ब्रैकेट में आर इम्प्लाइज ई। फोर्थ प्रिंसेज है नेगेशन के डॉट पी और देयरफॉर निष्कर्ष क्या है, डी वेज ई। तो ये हमारा सवाल लिख दिया गया। अब हम इसे हल करना शुरू करते हैं। 5। अब देखिए मुझे डी वेज ई लाना है। डी वेज ई कहाँ से प्राप्त होगा, डी वेज ई, देखिए डी और ई यहाँ है, देख रहे हैं, डी यहाँ है और ई यहाँ है। डी वेज ई तक पहुँचने के लिए पहले इधर हमें हटाना होगा इनको, और बी वेज आर का यूज करेंगे कंस्ट्रक्टिव डायलेमा से। तो बी वेज आर जो ये है इसका प्रयोग यहाँ करेंगे तो मुझे डी वेज ई प्राप्त होगा। लेकिन उसके पहले मुझे ये सब शुरुआती जितने पार्ट हैं मॉडुस पोनेंस के माध्यम से और इसमें डिजेंटी सिलोजिज्म के माध्यम से मुझे हटाना होगा। तो हम शुरू करते हैं सवाल। तो देखिए निगेशन के यहाँ है, निगेशन के इसमें भी है, और यहाँ पर पूरा मैच कर रहा है इससे, तो वी वेज आर निकाल जाएगा ये। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले इसका सरलीकरण कर देते हैं। तो निगेशन के क्या किया, हम 4 का सिंप्लीफिकेशन कर दिया, सरलीकरण कर दिया है 4 का। क्यों किया सरलीकरण, इसके सरलीकरण से हमें 2 लाभ होगा। इसका हम मॉडुस पोनेंस कर लेंगे तो ये लाइन प्राप्त हुई, ये सब बी इम्प्लाइज डी प्राप्त हो जाएगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। और 3 और 5 में डिजेंटी सिलोजिज्म का प्रयोग करेंगे, वैकल्पिक न्याय का प्रयोग करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, आर इम्प्लाइज ई प्राप्त हो जाएगा, जो कि इसकी मुझे ज़रूरत है। फिर दोनों कंजंक्शन करने के बाद ही कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज करेंगे तो मुझे निष्कर्ष प्राप्त होगा। तो अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका प्रयोग इसके मॉडुस पोनेंस के लिए करते हैं। 2 और 5 में मॉडुस पोनेंस लगाते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बी इम्प्लाइज डी। कैसे प्राप्त हुआ, 2 4 नहीं 2 5 में मॉडुस पोनेंस लगा दिया तो प्राप्त हो गया बी इम्प्लाइज डी। अब अगला नंबर देखिए, उसी तरीके से हम 3 और 5 में डिजेंटी सिलोजिज्म वैकल्पिक न्यायवाद का प्रयोग करेंगे तो मुझे आर इम्प्लाइज ई प्राप्त हो जाएगा। तो करते हैं 3 और 5 में डिजेंटी सिलोजिज्म लगाने से मुझे क्या प्राप्त हो गया, आर इम्प्लाइज ई। लिखेंगे 3 और 5 में वैकल्पिक न्यायवाद से मुझे प्राप्त हो गया। अब देखिए 8वां नंबर में अब क्या करेंगे, हम इसको हम इनका कंजंक्शन कर लेते हैं। कंजंक्शन करिए तो बी वेज आर, तो बी इम्प्लाइज डी डॉट आर इम्प्लाइज ई। कंजंक्शन क्यों किया गया, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा लगाने के लिए किया गया है कंजंक्शन। तो अभी इसको हमने क्या किया, यहाँ पर 6 और 7 का संयोजन कर दिया, कंजंक्शन कर दिया। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव डायलेमा कब प्राप्त हो, जब वी वेज आर प्राप्त हो जाएगा। वी वेज आर हमारा यहाँ पर बैठा है, वी वेज आर, उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इसको हम मॉडुस पोनेंस के माध्यम से हटाना होगा। तो क्या करेंगे, हम 1 और 4 में मॉडुस पोनेंस का यूज करेंगे। 1 और 4 में क्या करेंगे, हम
पूर्वत अनुमान लगाएंगे तब मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो 1 and 4 मॉड्यूल्स फंक्शन लगाने से मुझे क्या प्राप्त हो गया, बी बेज आर। 1 and 4 का पूर्वत अनुमान लगा दिया। अब देखिए बी बेज आर प्राप्त हो गया तो हम आसानी से इसमें बी बेज आर कंस्ट्रक्टिव डायलेमा विधायक बहुपद के माध्यम यूज के प्रयोग करके हम डी बेज ई जिसकी मुझे ज़रूरत है निष्कर्ष के रूप में हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तब 10वां नंबर में हम 8 and 9 में कंस्ट्रक्टिव डायलेमा लगाते हैं तो मुझे डी वेज ई प्राप्त हुआ। 8 and 9 में विधायक बहुपद के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ डी वेज ई, जो कि हमारा निष्कर्ष से प्रूफ हो गया। सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6 सवाल इधर देखिए, सवाल देख ही लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इधर ही कैमरा इधर ही है। हाँ पहले हम समझते हैं। इफ एंड्रयूज इज प्रेजेंट देन ब्राउन इज प्रेजेंट। ये नाम है, विदेशी है। देखिए इस बुक के लेखक विदेशी हैं, इसीलिए उनके नाम भी थोड़े अलग तरह के हैं, इसलिए एंड इफ ब्राउन इज प्रेजेंट देन कोहेन इज नॉट प्रेजेंट। सेंटेंस, पहला सेंटेंस बहुत बड़ा है तो यहाँ जाकर पूरा होता है। तो देखिए इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इसमें सबके नामों के लिए एंड्रयू इज प्रेजेंट के लिए ए दिया हुआ है सिंबल, ब्राउन इज प्रेजेंट के लिए बी दिया हुआ है, कोहेन इज प्रेजेंट के लिए सी दिया हुआ है, डेविस इज प्रेजेंट के लिए डी दिया हुआ है और इमर्सन इज प्रेजेंट के लिए ई दिया हुआ है और फेयरली इज प्रेजेंट के लिए एफ। सबके लिए बहुत ही आसान हो गया आपको, सबके नाम जो हैं वो फर्स्ट लेटर के रूप में यूज किया गया है। तब हम सवाल अब को प्रतीकरण करना शुरू करते हैं। छठे सवाल को देखिए, इफ एंड्रयू इज प्रेजेंट, आप समझ रहे हैं प्रतीक इम्प्लीकेशन का है फर्स्ट, इम्प्लाई लगाएंगे। तो ए आप देख लिए एंड्रयू इज प्रेजेंट, देन ब्राउन इज प्रेजेंट, बी। क्लियर। अब देखिए आगे लगा है एंड, तो हमने कोष्टक बंद करके ब्रैकेट लॉक करके डॉट लगाया। एंड इफ ब्राउन इज प्रेजेंट, फिर से पुनः इम्प्लीकेशन का वाक्य है तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या करेंगे, ब्राउन इज प्रेजेंट, देन कोहेन इज, ब्राउन इज प्रेजेंट देन कोहेन इज नॉट प्रेजेंट, इम्प्लाई लगा के निगेशन सी, कोहेन का प्रेजेंट नहीं है, निगेशन लगा। बहुत ध्यान देना है आपको, जरा सी चूक से सवाल गलत लिख जाएगा और सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए इसका प्रतीकीकरण बहुत ही सावधानी से करना होगा आपको, एक शब्द पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा। तो बी इम्प्लाई निगेशन सी हो गया। ये हमारा फर्स्ट प्रीमिसेज का सेंटेंस पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ शुरू होता है नंबर 2 लिखते हैं। इफ कोहेन इज प्रेजेंट, सी, देन डेविस इज नॉट प्रेजेंट, निगेशन डी, डी नॉट प्रेजेंट। ये सेंटेंस छोटा था, यही लॉक हो गया। ठीक। आगे देखते हैं। इफ ब्राउन इज प्रेजेंट, तो नंबर 3 में इफ ब्राउन इज प्रेजेंट देन इमर्सन इज प्रेजेंट, दोनों है। क्लियर है, इसी प्रेजेंट। आगे देखिए इफ डेविस इज, यहाँ तक क्लियर हो गया। इफ डेविस इज नॉट प्रेजेंट, निगेशन डी, देन फेयरली इज प्रेजेंट, निगेशन डी इम्प्लाइज एफ। चौथा क्या हो जाएगा, डी इम्प्लाइज एफ। इफ डेविस इज नॉट प्रेजेंट देन फेयरली इज प्रेजेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आइदर इमर्सन इज नॉट प्रेजेंट, निगेशन ई वेज, फेयरली इज नॉट प्रेजेंट, निगेशन एफ, निगेशन ई वेज, निगेशन। अगले सेंटेंस में क्या है, आइदर इमर्सन इज नॉट प्रेजेंट, निगेशन ई वेज, फेयरली नॉट, निगेशन एफ। कंप्लीट। देखिए आधारवाद पूरे हो गए। अब निष्कर्ष यहाँ शुरू है देयरफॉर से। देयरफॉर आइदर एंड्रयू इज नॉट प्रेजेंट
और कोहेन इज नॉट प्रेजेंट, दोनों में ही वेज के माध्यम से निगेशन है। हाँ, इसलिए एंड इज नॉट प्रेजेंट, निगेशन ए, वेज निगेशन, कोहेन इज निगेशन सी हो गया। तो ये हमारा ये पूरा हो गया। अब हम इसे हम उतार लेते हैं कॉपी में, फिर इसे हल करते हैं। फर्स्ट रो है आपका, हाँ, ए इम्प्लाइज बी डॉट बी इम्प्लाइज निगेशन सी। सेकेंड है सी इम्प्लाइज निगेशन डी। थर्ड है बी इम्प्लाइज ई। फोर है निगेशन डी इम्प्लाइज एफ, निगेशन डी इम्प्लाइज एफ। हाँ, फाइव है निगेशन ई वेज निगेशन एफ, निगेशन ई वेज निगेशन एफ। उसके बाद हाँ ये लास्ट है, इसलिए प्रूफ करना है मुझे निगेशन ए वेज निगेशन सी प्रूफ करना है। तब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6, हाँ, अब देखिए निगेशन ए वेज निगेशन सी लाना है मुझको। तो निगेशन ए वेज निगेशन सी कहाँ से आएगा? देखिए, नहीं, ए और सी यहाँ पर दिए हुए हैं और निगेशन ई वेज निगेशन एफ की कुछ मदद लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम, हाँ, ए बी ले लिए तो ए ई आ जाएगा, ए ई, और इसकी भी सी एफ। हाँ, देखिए दो रास्ते मिलते हैं सवाल के। पहला, इसका सरलीकरण करके और इसके बीच एच एस का प्रयोग करेंगे, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाएंगे तो मुझे ए ई प्राप्त हो जाएगा। और हाँ, 2 और 4 में एच एस का प्रयोग करेंगे तो सी इम्प्लाइज एफ प्राप्त हो जाएगा मुझे। हाँ, तो हाँ, यहाँ पर क्लू मिल गया है। ठीक है, अब हम सवाल शुरू करते हैं लगाना। सबसे पहले हम सरलीकरण करते हैं। सबसे पहले हम इसका सरलीकरण करते हैं। 1 का सरलीकरण किया तो क्या प्राप्त हो गया? ए इम्प्लाइज बी। सरलीकरण क्यों किया? क्योंकि ए इम्प्लाइज बी और बी इम्प्लाइज ई के माध्यम से मुझे ए इम्प्लाइज ई की ज़रूरत है। तो हम क्या कर लिख देंगे यहाँ पर? 1 का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन किया। अब नेक्स्ट नंबर में अब हम इसके बीच हम एच एस का प्रयोग करेंगे। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में सरलीकरण के बाद 6 और 3 में एच एस लगाया। आप कंफ्यूज ना होइएगा, 6 कहाँ पर है? 6 देखिए ए इम्प्लाइज बी है। 3 कहाँ पर है? ये 6 नंबर है और ये 3 नंबर क्या है? बी इम्प्लाइज ई है। तो ये मैच हुआ। एच एस लगाने के लिए मुझे क्या प्राप्त हो गया? ए इम्प्लाइज ई प्राप्त हो गया, ए इम्प्लाइज ई प्राप्त हो गया। देख रहे हैं ना? तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इम्प्लाइज ई, ए इम्प्लाइज ई कैसे प्राप्त हुआ? 6 और 3 में एच एस के माध्यम से मुझे प्राप्त हो गया ए इम्प्लाइज। हाँ, अब देखिए, हाँ, इसका और इसका 2 और 4 का एच एस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? कि केवल ए ई से काम नहीं बनेगा, मुझे सी एफ भी चाहिए। तो निगेशन ई और वेज निगेशन एफ के माध्यम से मुझे ये जो निष्कर्ष प्राप्त होना है वो आ जाएगा। तो 2 और 4 में एच एस का प्रयोग करेंगे तो सी इम्प्लाइज एफ प्राप्त होगा। तो 8वें नंबर में 2 और 4 का हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म के माध्यम से, हेतुपद न्यायवाक्य के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ सी इम्प्लाइज एफ। आप इसे हटा दीजिए इस लाइन को, केवल इस पर ध्यान दीजिए। तो ये मैच हुआ तो सी इम्प्लाइज एफ आ गया। तो क्या लिखेंगे? 2 और 4 में एच एस लगाया। अब देखिए, हाँ, निगेशन ई वेज निगेशन है। क्लू देखिए इसमें छिपा हुआ है।
निगेशन ई और निगेशन एफ के माध्यम से मुझे निगेशन ए वेज निगेशन सी प्राप्त हो जाएगा। तब इनका इनका हमें कंजंक्शन करना होगा, संयोजन करना होगा। नौ पंक्ति में क्या करेंगे हम, हाँ 7 और 8 का कंजंक्शन कर देते हैं। कंजंक्शन क्यों करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा माध्यम से डिस्ट्रक्टिव डायलेमा प्राप्त करने के लिए ए इम्प्लाइज ई डॉट सी इम्प्लाइज एफ, क्या है ये 7 और 8 का संयोजन कर दिया। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए 5 और 9 में निगेशन ई और वेज निगेशन एफ, देख रहे हैं। अनुवर्ती का निषेध से हमें पूर्ववर्ती का निषेध डिस्ट्रक्टिव डायलेमा में प्राप्त होता है, और जो कि हमारा निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा। 10वां नंबर लिखा, और निगेशन 9 और 5 के माध्यम से डिस्ट्रक्टिव डायलेमा से मुझे निगेशन ए वेज निगेशन सी 9 और 5 में विघातक उभयता पास डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज किया गया, तब मुझे ये निष्कर्ष प्राप्त हो गया। हाँ, अब देखिए ये सवाल हमारा पूरा हो गया। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7। हाँ, निगेशन ही पूरा हो गया, निगेशन ए वेज निगेशन सी प्राप्त हो गया मुझे। हाँ, नेक्स्ट पेज में सवाल नंबर 7 क्या है। पहले हम इसी पेज में सवाल को हल करेंगे। सवाल नंबर 7 को इधर हल कर देते हैं, इधर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो 7 नंबर को हल करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट रो क्या है, इफ आइदर जॉर्ज इनरोल्स और हैरी इनरोल्स देन ईरा डज नॉट इनरोल्स। तो देखिए सबके नाम हैं, सवाल देखते हैं। हाँ, जॉर्ज इनरोल्स के लिए जी शब्द आया है, हैरी इनरोल्स के लिए एच आया है, ईरा इनरोल्स के लिए आई है, और जिम इनरोल्स के लिए जे है शब्द। आप देख रहे होंगे सब पहले अक्षर हैं। अब हम प्रतिकरण करना शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, इफ आइदर जॉर्ज इनरोल्स, इफ आइदर, हाँ इफ भी लगा है और आइदर भी लगा है, तो समझिए कि वाक्य बड़ा बनेगा। तो पहले इफ हमने जॉर्ज को लिखा, हाँ जॉर्ज इनरोल्स और हैरी इनरोल्स, ठीक। देन लगा है तो ब्रैकेट लगाने के बाद हम देन का प्रयोग करेंगे। हाँ, ईरा डज नॉट इनरोल्स, देन ईरा डज नॉट इनरोल्स, ईरा के लिए हाँ क्या आया है, आई आया है, तो निगेशन आई, ठीक। ये पहला सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। इनरोल्स यहाँ तक था। हाँ, आइदर ईरा इनरोल्स, सेकेंड नंबर डालते हैं, दूसरा धरो, आइदर ईरा इनरोल्स आई और वेज लगाया, हैरी इनरोल्स आई वेज एच हो गया। ये वाक्य यहाँ पूरा हो गया। थर्ड में इफ आइदर हैरी इनरोल्स, इफ, हाँ इफ लगा है और आइदर भी लगा है, तो पहले इससे करेंगे आइदर हैरी इनरोल्स एच और जॉर्ज डज नॉट इनरोल्स निगेशन जी, जॉर्ज डज इनरोल्स, हाँ ब्रैकेट लॉक, देन जिम इनरोल्स, देन क्या हो जाएगा, जे, देन जे हो गया, इनरोल्स हो गया। अब देखिए हाँ यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट रो क्या है, जॉर्ज इनरोल्स, इसमें कोई बहुत छोटा सेंटेंस है चौथा नंबर में, तो क्या हो जाएगा इसमें, जॉर्ज इनरोल्स के लिए जी लगा दिया। अब देखिए ये वाक्य मेरा पूरा हो गया। देयरफॉर वाला पार्ट आ गया। अब देख रहे हैं, देयरफॉर आइदर जिम इनरोल्स, हाँ इसलिए जिम इनरोल्स और हैरी डज नॉट इनरोल्स, और निगेशन एच प्रूव करना है मुझे। ये हमारा सवाल लिख लिया गया है। अब हम
इसे हम अपनी कॉपी में उतारते हैं और फिर हल करना शुरू करते हैं। तो 7वां नंबर क्या है? फर्स्ट है जी वेज एच इम्प्लाइज नेगेशन आई। नंबर 2 है आई वेज एच। तीसरा है एच वेज नेगेशन जी, एच वेज नेगेशन जी इम्प्लाइज जे। फोर्थ में केवल एक शब्द है जी, और निष्कर्ष इसलिए जे वेज निगेशन एच, जे वेज निगेशन एच। ये सवाल हो गया। हाँ, इसे हल करना शुरू करते हैं। अब क्लू देखिए, मुझे जे की तलाश है, जे चाहिए मुझे, तब हम ऐड करके उसमें निगेशन एच ऐड कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। जे मुझे चाहिए, जे प्राप्त करने के लिए मुझे यहाँ ये जे देख रहे हैं, मुझे एच बेच निगेशन जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मुझे एच की जरूरत पड़ेगी, और तभी उसमें हम जी ऐड कर सकते हैं। एच कहाँ से प्राप्त होगा? इस रो से प्राप्त होगा। इस रो तक पहुँचने के लिए मुझे आई की जरूरत पड़ेगी, निगेशन आई की। निगेशन आई कहाँ पर है? यहाँ पर है। निगेशन आई यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको जी वेज एच का मॉडुलस पोनेंस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम, सवाल को हल करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे, जी वेज एच करेंगे। जब इसमें हम ऐड कर लेंगे एच को, तो क्या होगा ये 1, हाँ इसमें मॉडुलस पोनेंस लगा सकते हैं, पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, और हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? निगेशन आई प्राप्त हो जाएगा। तो हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले जी वेज एच इसमें हमने ऐड कर दिया है, 4 में एडिशन कर दिया है, योग कर दिया। योग क्यों किया? ताकि हम पूर्व अनुमान लगा सकें, मॉडुलस पोनेंस कर सकें। तो छठी पंक्ति में हम 1 और 5 में मॉडुलस पोनेंस करते हैं। तो मुझे क्या प्राप्त हो गया? निगेशन आई। अब इस निगेशन आई का यूज इस पंक्ति में करेंगे तो मुझे एच प्राप्त हो जाएगा, वैकल्पिक न्यायवाद डिसजंक्टिव सिलोजिज्म के द्वारा। देखिए निगेशन आई आ गया है। कैसे आया निगेशन आई? 1 और 5 में मॉडुलस पोनेंस के माध्यम से, पूर्व अनुमान के माध्यम से आया। 7 नंबर 2 और 6 में वैकल्पिक न्यायवाद लगाने से डिसजंक्टिव सिलोजिज्म के द्वारा मुझे क्या प्राप्त हो गया? एच प्राप्त हो गया। 2 और 6 में डिसजंक्टिव सिलोजिज्म लगा दिया तो मुझे प्राप्त हो गया एच। एच से क्या प्राप्त हो सकता है मुझे? एच में यदि हम निगेशन जी को ऐड कर दें तो फिर मॉडुलस पोनेंस लगाएंगे तो मुझे जे प्राप्त होगा। मुझे जे की जरूरत है, जे प्राप्त हो जाएगा तो उसमें ऐड करके हम अपना कंक्लूजन निकाल लेंगे। अब देखिए 8वीं पंक्ति में क्या करेंगे? एच में हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? निगेशन जी। कोई भी चीज़ हम ऐड अपनी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं ताकि हमारा सवाल हल हो सके आसानी से। अब हमने निगेशन जी इसलिए ऐड किया ताकि हम मॉडुलस पोनेंस लगा सकें, 3 और 8 के बीच मॉडुलस पोनेंस लगा सकें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 7 में एडिशन कर दिया। अब देखिए 3 और 8 है। 3 और 8 में मॉडुलस पोनेंस लगाया तो क्या प्राप्त हो गया मुझे? जे। 3 और 8 में पूर्व अनुमान लगा दिया तो प्राप्त हो गया। अब देखिए नंबर 10। अब देखिए जे प्राप्त हो गया है और मुझे जे वेज निगेशन एच चाहिए। कोई रास्ता नहीं है और केवल एक ही रास्ता, इसमें हम ऐड कर दें निगेशन एच को। तो क्या लिख दिया हमने? 9 में एडिशन कर दिया, संयोजन कर दिया, तो हमारा देखिए निष्कर्ष प्राप्त हो गया। इस तरह हमारा 7वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने 8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां सवाल क्या है? देखिए थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन ध्यान समझिएगा। 3 सवाल हो रहे, 8, 9, 10, 3 बजते हैं अभी। हाँ, इफ टॉम
received the message, then Tom took the plane. सेंटेंस पूरा नहीं हुआ. But if Tom did not take the plane, then Tom missed the meeting. यहाँ जाकर सेंटेंस पूरा होता है. तो आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं ध्यान से. कहाँ शुरू है? हाँ, टॉम रिसीव द मैसेज के लिए आर शब्द आया है, रिसीव पर जोर दिया गया है. और पी, टॉम टुक द प्लेन, प्लेन के लिए पी शब्द आया, टॉम टुक द प्लेन. हाँ, यम क्या है? टॉम मिस द मीटिंग. और डी, हाँ, डेव वाज इलेक्टेड टू द बोर्ड के लिए डी शब्द आया है. अब हम इनका प्रतिकरण देना शुरू करते हैं 8वें सवाल का. इफ टॉम रिसीव द मैसेज, क्या हो जाएगा? आर, रिसीव द मैसेज. इफ टॉम रिसीव द मैसेज देन टॉम टुक द प्लेन. पहला हो गया. हाँ, दूसरा, अरे पूरा सॉरी, हाँ, टू द प्लेन. बट देखिए, बट लगाया यानी कि डॉट लगाया. बट इफ टॉम डिड नॉट टेक द प्लेन, यानी कि इफ टॉम डिड नॉट टेक द प्लेन, निगेशन पी. हाँ, बट इफ टॉम डिड नॉट टेक द प्लेन देन क्या हो गया? टॉम मिस द मीटिंग. टॉम क्या कर देगा? मीटिंग को मिस कर देगा. यम, देखिए मिस द मीटिंग के लिए यम शब्द आया है. टॉम मिस द मीटिंग. ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर पूरा हो गया, काफ़ी बड़ा था. अब अगला सेंटेंस देखते हैं. इफ टॉम मिस द मीटिंग के लिए एम शब्द लिखेंगे. देन इफ टॉम मिस द मीटिंग देन देव वाज इलेक्टेड टू द बोर्ड. डी लगा दिया. देव के लिए डी शब्द आया है, इलेक्टेड टू द बोर्ड. हाँ, देखिए सेंटेंस पूरा नहीं हुआ. बट अलग, ब्रैकेट लॉक करके बट के लिए हमने डॉट का यूज करते हैं. एंड और बट के लिए एक ही शब्द डॉट का यूज करते हैं. बट इफ देव वाज इलेक्टेड टू द बोर्ड, डी. बट इफ देव वाज इलेक्टेड टू द बोर्ड then Tom received the message. ये सेंटेंस यहाँ पर जाके कंप्लीट हो गया. then Tom received the message. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? तीसरा. इफ भी लगा, इधर भी लगा. इफ आइदर टॉम डिड नॉट मिस द मीटिंग, निगेशन एम. If either Tom did not miss the meeting or Tom did not receive the message, bracket lock, then either Tom did not take the plane. काफ़ी सेंटेंस बड़ा है, काफ़ी ध्यान से, जरा सा चूक हुई सवाल गलत हो जाएगा. आइदर, देन लगाने के बाद आइदर, देन लगाया तो इसके लिए हमने प्लाइज लगा दिया है. अब नए कोष्टक से यहाँ शुरू होता है. देन आइदर टॉम डिड नॉट टेक द प्लेन, निगेशन पी, टेक द प्लेन, और देव वाज नॉट इलेक्टेड टू द बोर्ड, निगेशन डी. निगेशन पी निगेशन डी हो गया. इसे ब्रैकेट कर दिए. देव वाज नॉट इलेक्टेड टू द बोर्ड. यहाँ तक सेंटेंस पूरा हो गया. अब नेक्स्ट में आते हैं सेंटेंस. टॉम डिड नॉट मिस द मीटिंग. सेंटेंस काफ़ी छोटा है, इसमें क्या हो जाएगा? निगेशन एम. फोर्थ में क्या हो जाएगा? निगेशन एम. टॉम डिड नॉट टेक द मीटिंग, हाँ, डिड नॉट मिस द मीटिंग, मिस के लिए निगेशन एम हो गया. अब देखिए देयरफॉर, लास्ट, हाँ, निष्कर्ष लिखना है मुझको. आइदर टॉम डिड नॉट रिसीव द मैसेज और टॉम डिड नॉट मिस द मीटिंग. या तो रिसीव
नहीं हुआ या तो मिस नहीं हुआ, तो इसलिए निगेशन आर वेज निगेशन एम, नॉट रिसीव हुआ और नॉट मिस हुआ। अब हम सवाल को इसे उतार लेते हैं। नंबर 1, आर इम्प्लाइज पी डॉट निगेशन पी इम्प्लाइज एम, ब्रैकेट लॉक। नंबर 2 है एम इम्प्लाइज डी डॉट डी इम्प्लाइज आर। थर्ड है निगेशन एम बेज निगेशन आर इम्प्लाइज निगेशन पी वेज निगेशन डी, ब्रैकेट क्लोज। नंबर 4 है निगेशन एम, और इसलिए निगेशन आर वेज निगेशन एम निष्कर्ष सिद्ध करना है। हाँ, तो कलम लेते हैं ब्लू कलर। हाँ, 5 मुझे लाना है निगेशन आर वेज निगेशन एम। अब निगेशन आर वेज निगेशन एम है कहाँ पर? निगेशन आर, चलिए अच्छा देखिए, निगेशन एम यहाँ पर है, तो इसके माध्यम से निगेशन एम वेज निगेशन आर लिख देंगे। अगर ऐड कर देंगे तो निगेशन पी वेज निगेशन डी मुझे प्राप्त हो जाएगा। निगेशन पी वेज निगेशन डी, निगेशन पी वेज निगेशन डी का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? यहाँ नहीं करेंगे, देखिए यहाँ कर सकते हैं। निगेशन पी वेज निगेशन डी का यूज डिस्ट्रक्टिव डायलेमा के माध्यम से करेंगे। इसको कंजंक्शन करने के बाद तो निगेशन आर वेज निगेशन एम मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करना होगा? सबसे पहले एडिशन करना होगा मुझको। इसमें निगेशन आर को ऐड कर कर मॉड्यूलस पोनेंस के माध्यम से निगेशन पी वेज निगेशन डी प्राप्त करेंगे। फिर 1 और 2 का सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसे ऐड करेंगे, फिर डिस्ट्रक्टिव डायलेमा लगाएंगे। तो इस प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐड करते हैं निगेशन एम वेज निगेशन आर। अब निगेशन आर क्यों ऐड किया? ताकि इसमें 3 और 5 के बीच मॉड्यूलस पोनेंस पूर्वोत्तर मान निकाल सकें। मान के द्वारा हम निगेशन पी वेज निगेशन डी निकाल सकें। तो 4 में क्या किया हमने? ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया, योग कर दिया। छठा नंबर है 3 और 5 में मॉड्यूलस पोनेंस के माध्यम से हम निगेशन पी वेज निगेशन डी, 3 और 5 पूर्वोत्तर मान लगा दे मॉड्यूलस पोनेंस। अब देखिए निगेशन पी वेज निगेशन डी का यूज यहाँ करना होगा। निगेशन पी वेज निगेशन डी का यूज इधर करने के मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण करेंगे 1 और 2 का, तब कुछ होगा। हाँ, 7 नंबर में क्या लिखते हैं? 1 का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सरलीकरण करेंगे, क्या प्राप्त होगा? आर इम्प्लाइज पी। सरलीकरण क्या करते हैं? पीछे के भाग को हटा देते हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो हमने क्या किया? 1 का सिंप्लीफिकेशन। 8 नंबर में क्या किया? 2 का सिंप्लीफिकेशन भी करते हैं उसी प्रकार से। एम इम्प्लाइज डी, यहाँ लिख देंगे 2 का सरलीकरण। अब देखिए, हाँ, निगेशन पी वेज निगेशन डी का यूज करना है, तो हम 7 और 8 का कंजंक्शन कर देते हैं। तो 9 रो में 7 क्या है मेरा? आर इम्प्लाइज पी डॉट एम इम्प्लाइज डी, 7 और 8 का संयोजन कर दिया। संयोजन करने के बाद देखिए निगेशन पी वेज निगेशन डी, यानी कि 6 और 9 में हमें 9 और 6 में रिलेशन बैठाना है, 9 और 6 में, ठीक। हाँ, तो 9 और 6 निगेशन पी वेज निगेशन डी से क्या करना है? इसको डिस्ट्रक्टिव डायलेमा किया तो 10वीं पंक्ति मेरी क्या प्राप्त हो गई? जो मेरा निष्कर्ष है निगेशन आर वेज निगेशन एम, उत्तरवर्ती भाग का निषेध किया निगेशन पी और निगेशन डी में, वेज निगेशन डी में, तो पूर्ववर्ती भाग का निषेध हमें डिस्ट्रक्टिव डायलेमा विघातक उभयता पास में प्राप्त हुआ। तो हमने क्या किया? 9 और
6 में विघातक उभयता पास डिस्ट्रक्टिव डायगोनल लगाया तो मुझे निगेशन आर वेज निगेशन एम जो कि मेरा निष्कर्ष था प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हमारा 8वां सवाल भी पूरा हो गया। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ी जगह कम है, नेक्स्ट पेज से अगला सवाल हल करेंगे। पहले हम इसे समझ लेते हैं। क्या है, प्रतिकरण करते हैं। हाँ, इफ डिक वाज रिसेंटली वैक्सीनेटेड देन ही हैज ए फीवर। आइदर डिक वाज रिसेंटली वैक्सीनेटेड और इफ पॉक्स began to appear then Dick must be quarantined। अब देखिए, हाँ, यहाँ पर प्रतिकरण को ध्यान से देखिए। वी किसके लिए है, वैक्सीनेटेड के लिए वी है, और डिक हैज ए फीवर के लिए एफ है, और पॉक्स बिगेन टू अपीयर पी, पॉक्स के लिए पी है, और डिक मस्ट बी क्वारंटाइंड, क्वारंटाइंड के लिए क्यू शब्द आया है, और एम डिक हैज मिसल्स के लिए एम है, और आर रेस डेवलप, ठीक ना, आर ऐसे सी देयर आर कॉम्प्लिकेशंस के लिए सी है। तो ये हैं सब चिन्ह। तो हम लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1, इफ डिक वाज रिसेंटली वैक्सीनेटेड, वी हो गया वैक्सीनेटेड के लिए, देन ही हैज ए फीवर, वी इम्प्लाइज एफ। क्लियर, सेंटेंस कंप्लीट यहाँ पर। हाँ, अब नेक्स्ट में आते हैं। नंबर 2 नेक्स्ट है, आइदर डिक वाज रिसेंटली वैक्सीनेटेड, वी हो गया, हाँ, वैक्सीनेट के लिए वी हो गया, और देखिए आर लगाना, फिर मुझे वेज लगाना है। तो एक तरह का नाम, जैसे थोड़ा छोटा बनाते हैं वेज, ये वेज का निशान है, ये वैक्सीनेटेड का, ये वेज का है। तो आर इफ पॉक्स बिगेन टू अपीयर, पॉक्स बिगेन टू अपीयर को हम पी से करेंगे, और देन पॉक्स बिगेन टू अपीयर, देन whether has recently vaccinated, or if pox begin to appear then Dick must be quarantined। क्या हो गया मुझे, then Dick must be quarantined के लिए क्यू शब्द आया है, और आजकल कोरोना काल में भी क्वारंटाइन का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। नंबर 3 देखिए, हाँ, क्वारंटाइन। अब देखिए नेक्स्ट है, आइदर डिक हैज मिसल्स, यम होगा, यम, और यम लिख देते हैं पहले, और हाँ, इफ नया है वाक्य, यहाँ से नया नहीं, इसी में है, और इफ ए रेस डेवलप्स, आर रेस के लिए आर शब्द हुआ, रेस डेवलप्स, देन देयर आर कॉम्प्लिकेशंस, देन देयर आर कॉम्प्लिकेशंस के लिए सी शब्द आया है, ये लगा दिया, सी हो गया। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इससे बंद। हाँ, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं, इफ डिक हैज मिजल्स देन ही हैज ए फीवर। मिसल्स खसरे को बोलते हैं। तो मिसल्स, इफ डिक हैज मिजल्स देन ही हैज फीवर, देन फीवर यानी बुखार की बात हो रही है, हाँ, फीवर। अब देखिए यहाँ पर हमारा फीवर हो गया, ये हाँ पूरा हो गया ये। इफ डिक वाज नॉट रिसेंटली वैक्सीनेटेड एंड डिक डज नॉट हैव मिसल्स, इफ डिक वाज नॉट रिसेंटली वैक्सीनेटेड, 5वें में निगेशन वी हो जाएगा, डॉट, एंड डिक डज नॉट हैव मिसल्स,
निगेशन एम, ब्लॉक किया, देन लगाया एंड डज नॉट हैव मिसल्स, देन आइदर ए, देन लगाने के बाद आइदर ए रैश डेवलप्स आर और हो गया पॉक्स बिगेन टू अपीयर, ये पॉक्स बिगेन टू अपीयर हो गया कंप्लीट, ठीक है। डिक डज नॉट हैव फीवर, नेक्स्ट सेंटेंस है, छोटा है सेंटेंस, डिक डज नॉट हैव फीवर, यहाँ पे इसको ब्रैकेट लॉक कर दें और 6 नंबर में लिखते हैं डिक डज नॉट हैव फीवर। तो इसके लिए फीवर के लिए डिक डज नॉट हैव फीवर के लिए एफ शब्द है, तो यहाँ पर लिख देंगे निगेशन एफ। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देयरफॉर में क्या है, आइदर देयर आर कॉम्प्लिकेशंस और डिक मस्ट बी क्वारंटाइंड, तो सीवेज क्यू, इसलिए सीवेज क्यू। कंक्लूजन हो गया। अब हम इस सवाल को कॉपी में उतार लेते हैं। नेक्स्ट पेज शुरू करते हैं। 9 नंबर 9 क्या है, वी नंबर 1 वी इम्प्लाइज एफ फर्स्ट है, नंबर 2 वी वेज, भी थोड़ा वेज को थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि दोनों का अंतर क्लियर हो सके, वी वेज पी इम्प्लाइज क्यू। नंबर 3 एम वेज आर इम्प्लाइज सी। 4 है एम इम्प्लाइज एफ। 5 है निगेशन वी डॉट निगेशन एम होल इम्प्लाइज आर वेज पी। लास्ट 6 नंबर है निगेशन एफ और देयरफॉर कंक्लूजन क्या है, सी वेज क्यू। ये तो सवाल उतर गया। अब हम इसे हल करना शुरू करते हैं, क्लू खोजते हैं। सबसे पहले क्लू कहाँ पर है, निगेशन एफ, ये सी वेज क्यू की तलाश है। सी वेज क्यू कहाँ पर प्राप्त होगा मुझे, सी वेज क्यू, सी यहाँ है और क्यू यहाँ है, देख रहे हैं, सी और क्यू यहाँ है, तो पी और आर और पी के, देखिए सी और क्यू चाहिए तो आर और पी के माध्यम से, देखिए आर वेज पी यहाँ पर है मेरे, ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है और इसके माध्यम से मुझे लगता है इसमें कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज बाद में करेंगे, तब जाकर हमारा सवाल पूरा आएगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे, देखिए शुरुआत मुझे आर वेज पी, पहले इसको हटाना पड़ेगा डिजंटी सिलोजिज्म के माध्यम से, वैकल्पिक न्यायवाद के माध्यम से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं 7 नंबर में। सबसे पहले हम करते हैं 1 से शुरू करते हैं, निगेशन वी लाते हैं। निगेशन वी करेंगे तभी तो इसी कर पाएंगे, निगेशन वी की ज़रूरत है मुझे, तो और निगेशन एम की भी ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाकर डिजंटी सिलोजिज्म वैकल्पिक न्यायवाद का यूज हो सकता है दूसरे तीसरे पंक्ति में। तो सबसे पहले हम 1 और 6 के बीच मॉडुस टोलेंस, शेषवत अनुमान का यूज करते हैं 1 और 6 के बीच। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 और 6 भी शेषवत अनुमान का यूज करने से निगेशन वी प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हो गया, 1 और 6 में शेषवत अनुमान मॉडुस टोलेंस का यूज किया 1 और 6 में, तो मुझे ये पंक्ति प्राप्त हुई। अब देखिए निगेशन वी का यूज हम कहाँ करेंगे, निगेशन एम से, चलिए अच्छा हाँ 4 और 6 में पुनः एक बार मॉडुस टोलेंस लगाते हैं तो निगेशन एम प्राप्त हो जाएगा।
देखिए 8वीं पंक्ति में 4 एंड 6 में मॉडुलस टॉलरेंस लगाया तो निगेशन एम प्राप्त हो गया। 4 6 में मॉडुलस टॉलरेंस लगा दिया शेषोक्त अनुमान लगाने से। अब देखिए निगेशन वी और निगेशन एम का कंजंक्शन कर देंगे तो आर वेज पी प्राप्त हो जाएगा मुझे। यहाँ कंजंक्शन करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा आर वेज पी। लेकिन अभी मेरी समस्या ऊपर है, अभी पर डीएनटी सिलोजिन का यूज करेंगे पहले, फिर बाद में इसे ऐड कर लेंगे। चलिए अभी ऐड कर लेते हैं। 9 नंबर में क्या करते हैं, निगेशन वी डॉट निगेशन एम, हमने इसको 7 और 8 को क्या कर लिया, कंजंक्शन कर लिया, योग कर लिया, एक साथ मिला लिया, जोड़ लिया। तो अब हम इसका प्रयोग यहाँ पर 5 और 9 के मॉडुलस टॉलरेंस के लिए कर सकते हैं, कर ही देते हैं। 10वां नंबर में लगाया मॉडुलस 5 और 9 मॉडुलस टॉलरेंस लगाने से मुझे क्या प्राप्त हो गया, आर वेज पी प्राप्त हो गया। 5 और 9 में मॉडुलस टॉलरेंस लगा दिया। अब देखिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अभी पहले मुझे ऊपर से आर और पी यूज करने के लिए मुझे ऊपर इसको पहले 2 और 3 को खाली करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 देखिए ध्यान से, 2 और 7 ध्यान समझिएगा, 2 और 7 में डिजंटी सिलोजिज्म का यूज करना पड़ेगा, वैकल्पिक न्याय का यूज करना पड़ेगा। तो 2 और 7 में डिजंटी सिलोजिज्म का यूज करने से मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, P इम्प्लाइज Q। कैसे प्राप्त हुआ, 2 एंड 7 में डिजंटी सिलोजिज्म का यूज प्राप्त। तो इसी प्रकार से हम 12वीं पंक्ति में क्या करेंगे, निगेशन हम देख रहे हैं, ये 3 और 8 में डिजंटी सिलोजिज्म का यूज करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त हो गया, R इम्प्लाइज C। 3 और 8 में डिजंटी सिलोजिज्म। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, सॉरी इन दोनों कंजंक्शन करेंगे। कंजंक्शन करने से मुझे ये थोड़ी मदद मिलेगी कंक्लूजन निकालने में, निष्कर्ष निकालने में। देखिए पहले लिखते हैं R इम्प्लाइज C डॉट P इम्प्लाइज Q। कंजंक्शन क्यों किया, क्योंकि कंजंक्शन करने से मुझे इनके बीच संबंध हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का, विधायक उभयता पास का। तो हमने क्या किया, फिलहाल 12 में क्या ऐड किया था, 12 और 11 का कंजंक्शन कर दिया। तो अब देखिए कंजंक्शन के बाद 13 और 10 में क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, C वेज Q, जो कि हमारा निष्कर्ष से प्राप्त हो जाएगा। देखिए 13 और 10 में R वेज C, पूर्ववर्ती भाग कंस्ट्रक्टिव डायलेमा विधायक उभयता पास में पूर्ववर्ती भाग को विकल्प के रूप में स्वीकार करते हैं तो उत्तरवर्ती भाग विकल्प के रूप में प्राप्त होता है। तो हो जाएगा R वेज C मैच हुआ इससे, तो क्या प्राप्त हो गया, C वेज Q। कैसे प्राप्त हुआ, 13 एंड 10 में कंस्ट्रक्टिव डायलेमा विधायक उभयता पास के द्वारा मुझे C वेज Q प्राप्त हो गया। इस प्रकार 9वां सवाल पूरा हो गया। अब हम आज के अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं जो नंबर 10 है, इसे हल करेंगे। देखिए थोड़ा सा और, आइदर टैक्सेज आर इंक्रीज्ड और इफ expenditures rise, then the debt ceiling is raised. If tax
टैक्सेज आर इंक्रीज देन द कास्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेज इंक्रीज। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। टी है टैक्सेज आर इंक्रीज के लिए, ई है एक्सपेंडिचर्स राइज, डी है द डेप्ट सेलिंग इज राइज्ड, सी है द कास्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेज इंक्रीज्ड, कास्ट ऑफ कलेक्टिंग इंक्रीज, जी है द गवर्नमेंट बोरोज मोर मनी, ज़्यादा पैसा उधार लेना होगा, गवर्नमेंट बोरो मोर मनी। हाँ, आई है इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज, ब्याज दर बढ़ जाएगी। हाँ, अब देखिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला नंबर डालते हैं 10वें सवाल के लिए। आइदर टैक्सेज आर इंक्रीज, टैक्सेज आर इंक्रीज के लिए टी शब्द है, टी, हाँ वेज लगा दिया। हाँ, आइदर टैक्सेज आर इंक्रीज, और लगाने के बाद देखिए इफ से फिर से शुरू हुआ है, इफ एक्सपेंडिचर्स राइज, ई हो जाएगा यहाँ पर राइज, देन द डेप्ट सेलिंग इज राइज, डेप्ट सेलिंग इज राइज के लिए डी शब्द आया है, डी लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए डेप्ट सेलिंग इज राइज, ये सेंटेंस यहाँ पर पूरा हो गया है, ये कंप्लीट। नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। इफ टैक्सेज आर इंक्रीज्ड, टैक्सेज आर इंक्रीज्ड देन द कास्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेज इंक्रीज, टैक्स बढ़ेगा तो हाँ द कास्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेज, सी ये क्या है, कास्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेज के लिए सी शब्द हुआ है, ये कंप्लीट हो गया। हाँ, थर्ड सेंटेंस, इफ ए राइज इन एक्सपेंडिचर इम्प्लाइज डेट आप बता चुके हैं पहले, देन के रूप में इम्प्लाइज डेट, देन जिस तरह यूज होता है उससे इम्प्लाइज डेट का यूज होता है। तो तीसरे सेंटेंस में क्या है, हाँ थोड़ा बड़ा सेंटेंस है ये तीसरा, इफ ए राइज इन एक्सपेंडिचर्स, हाँ एक्सपेंडिचर्स के लिए देखिए, हाँ एक्सपेंडिचर्स राइज के लिए ई शब्द आया है, एक्सपेंडिचर राइज देन इफ एक्सपेंडिचर राइज इम्प्लाइज दैट, हाँ देन के रूप में इम्प्लाइज रहता है, द गवर्नमेंट बोरोज मोर मनी, क्या होगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। हाँ, बोरो मोर मनी। हाँ, उसके बाद पुनः देखिए अब देन आया यहाँ पर, बहुत ही क्रिटिकल है, थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। देन इफ द डेप्ट सेलिंग इज राइज्ड, देन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, ये सेंटेंस पूरा हो गया, काफ़ी बड़ा सेंटेंस था। नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथा नंबर में। इफ टैक्सेज आर नॉट इंक्रीज, निगेशन टी, टैक्सेज आर नॉट इंक्रीज, निगेशन टी हो गया। हाँ, नॉट इंक्रीज एंड डॉट द कास्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेज डज नॉट इंक्रीज, जो कास्ट है, कीमत है कलेक्टिंग टैक्सेज की, डज नॉट इंक्रीज नहीं बढ़ेगी, निगेशन सी हो गया। हाँ, द कास्ट ऑफ, हाँ नॉट इंक्रीज, द कास्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेज डज नॉट इंक्रीज यहाँ हो गया। देन ब्रैकेट क्लोज करिए, फिर देन इफ द डेप्ट सेलिंग इज राइज्ड, हाँ डेप्ट सेलिंग इज राइज्ड देन द गवर्नमेंट बोरोज मोर मनी, देन द गवर्नमेंट बोरोज मोर मनी के लिए जी शब्द है, बोरोज मोर मनी, हाँ हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। मोर मनी के लिए हम इसे लॉक कर दिया। हाँ, अब देखिए द कास्ट ऑफ, नेक्स्ट सेंटेंस है द कास्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेज डज नॉट इंक्रीज, 5वें में है, केवल छोटा सेंटेंस है, निगेशन सी, द कास्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेज डज नॉट इंक्रीज। हाँ, अब नेक्स्ट सेंटेंस से शुरू होता है, आइदर इंटरेस्ट रेट डज नॉट इंक्रीज, 6 सेंटेंस क्या है, इंटरेस्ट रेट डज नॉट इंक्रीज, निगेशन आई, और द गवर्नमेंट डज नॉट बोरो मोर मनी, और निगेशन जी। हाँ, गवर्नमेंट डज नॉट बोरो मोर मनी। अब देखिए देयरफॉर आइदर द डेप्ट सेलिंग इज नॉट राइज्ड, निगेशन डी, और एक्सपेंडिचर डज नॉट राइज, निगेशन ई, बेज। तो निष्कर्ष क्या हो गया, इसलिए निगेशन
आइदर डेप्थ सेलिंग इज नॉट राइज और एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, नेगेशन ई। ये हमारा निष्कर्ष जो प्रूव करना है वो प्राप्त हो गया। अब हम सवाल को कॉपी में लिख लेते हैं। आखिरी सवाल है। हाँ, नंबर 1 क्या है? टी वेज इम्प्लाइज डी, टी वेज इम्प्लाइज डी। नंबर 2 है टी इम्प्लाइज सी। तीसरा है ई इम्प्लाइज जी, पुनः होल इम्प्लाइज डी इम्प्लाइज आई। चौथा है नेगेशन टी डॉट नेगेशन सी, होल इम्प्लाइज डी इम्प्लाइज जी। फिफ्थ है नेगेशन सी। 6 नंबर है नेगेशन आई वेज नेगेशन जी। अब उसके बाद हमारा निष्कर्ष क्या है? इसलिए नेगेशन डी वेज नेगेशन ई। ये सवाल पूरा हो गया। अब इसे हम हल करना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करने की काला कलम हटाओ। हाँ, देखिए नेगेशन आई वेज नेगेशन जी, नेगेशन आई वेज नेगेशन जी यहाँ है और 2। हाँ, तो मुझे तलाश करने पर नेगेशन आई वेज नेगेशन जी कहाँ है? जी यहाँ पर लिखा हुआ है और आई की तलाश करनी, आई यहाँ है। तो ई जी मॉडुलस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए शुरू करते हैं सवाल। सबसे पहले नेगेशन आई वेज नेगेशन जी, ये क्लू के रूप में दिया हुआ है। नेगेशन आई और नेगेशन जी। सबसे पहले हम नेगेशन सी को शुरू करते हैं। नेगेशन सी को इसमें यूज करते हैं, नेगेशन टी प्राप्त होगा। नेगेशन टी को हम पुनः डिजेंटी सिलोजिज्म करेंगे तो ई इम्प्लाइज डी प्राप्त हो जाएगा। ई इम्प्लाइज डी और फिर इसमें हम डी इम्प्लाइज जी प्राप्त करते हैं। तो ई जी, हाँ ठीक मॉडुलस फॉर्मूला लगा के डी इम्प्लाइज है। हाँ ठीक है, हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। 7वें नंबर शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम मॉडुलस टॉलरेंस करते हैं 2 और 5 में। 2 और 5 में मॉडुलस टॉलरेंस करते हैं, शेषोत्तर मान लगाते हैं। तो मुझे क्या प्राप्त हो गया? नेगेशन टी प्राप्त हो गया। नेगेशन टी क्या लिखते हैं? 2 और 5 में शेषोत्तर मान मॉडुलस टॉलरेंस लगाया। अब देखिए इस नेगेशन टी का क्या करेंगे? नेगेशन टी को यहाँ पर हम एक्स के साथ डिजेंटी सिलोजिज्म का यूज करते हैं, वैकल्पिक न्यायवाद करते हैं 1 और 7 में। 1 और 7 के बीच डिजेंटी सिलोजिज्म करते हैं। 8वां, हाँ, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा ई इम्प्लाइज डी। 1 और 7 में डिजेंटी सिलोजिज्म लगा दिया, वैकल्पिक न्यायवाद लगा दिया। 1 और 7 में वैकल्पिक न्यायवाद लगाने से इम्प्लाइज डी प्राप्त हो गया। अब इम्प्लाइज डी को छोड़ देते हैं, अब इससे प्राप्त हो गया, इसका यूज बाद में करेंगे। अब हम नेगेशन सी और टी को ऐड करके हम डी इम्प्लाइज जी प्राप्त करते हैं, कंजंक्शन करके सॉरी। तो हम इस रो में क्या करते हैं? नेगेशन टी 7 और 5 का कंजंक्शन करते हैं। नेगेशन टी डॉट नेगेशन सी 7 और 5 का कंजंक्शन कर देते हैं। सॉरी 7 और 5 का, 7 ये है मेरा और 5 है नेगेशन टी सी का कंजंक्शन हो गया। इससे क्या लाभ होगा? हाँ, 4 और 9 में मॉडुलस फॉर्मूला लग जाएगा। 4 और 9 में पूर्वोत्तर मान लग सकता है, लगाएंगे इसे हम। तो 4 और 9 में
पूर्वत अनुमान लगाने से मुझे क्या प्राप्त हो गया, डी इम्प्लाइज जी प्राप्त हो गया। समझ रहे हैं। अब देखिए डी जी, हाँ इनके बीच कोई संबंध बन रहा है, डी डी मैच हुआ तो ई जी प्राप्त हो गया। ई जी को मॉडुलस पोनेंस करेंगे तो डी इम्प्लाइज आई प्राप्त हो जाएगा। चलिए अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। 11वां पंक्ति में क्या करते हैं हम, हमारा ये प्राप्त हो गया, इसको हम हेतु पर न्याय करते हैं 8 और 10 के बीच। तो हाँ डी इम्प्लाइज जी कैसे प्राप्त हुआ था, इसके लिए हमने मॉडुलस पोनेंस लगाया था 4 और 9 में, मॉडुलस पोनेंस के माध्यम से प्राप्त हुआ था। अब 8 और 10 में हम करते हैं हेतु हेतुमत न्यायवाक लगाते हैं, तो मुझे ई इम्प्लाइज जी कहाँ से प्राप्त हुआ, 8 और 10 में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाने से, यूज करने से मुझे ई इम्प्लाइज जी प्राप्त हो गया। अब ई इम्प्लाइज जी को अभी रोके रहेंगे अपने पास। हाँ अब देखिए ई इम्प्लाइज जी का यूज यहाँ करते हैं 3 और 11 में, 3 और 11 में मॉडुलस पोनेंस करते हैं 12 में हम, तो मुझे क्या प्राप्त होता है, डी इम्प्लाइज आई कैसे प्राप्त हुआ, 3 और 11 में पूर्वत अनुमान लगाने से, मॉडुलस पोनेंस लगाने से मुझे प्राप्त हुआ। अब देखिए डी और आई प्राप्त हो गया और ई और जी, डी और आई निगेशन आई और बेज निगेशन जी, इन्हीं की तलाश थी, तो इसका प्रयोग करके निगेशन डी और निगेशन ई प्राप्त हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव डायलेमा के माध्यम से। तब हम क्या करेंगे, 13वें नंबर में हम इनका कंजंक्शन करते हैं। तो डी आई यहाँ पहले है तो पहले 12 नंबर का कंजंक्शन करेंगे, डी इम्प्लाइज आई डॉट ई इम्प्लाइज जी, 12 और 11 का संयोजन कर दीजिए। अब हाँ निगेशन आई वेज निगेशन जी 6 और 13 एंड 6 में संबंध बनेगा। निगेशन आई वेज निगेशन जी लगाने से मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 14वीं पंक्ति में, हाँ डिस्ट्रक्टिव डायलेमा है यहाँ पर, निगेशन आई वेज निगेशन जी, उत्तरवर्ती भाग का निषेध से हमें क्या, पूर्ववर्ती भाग का निषेध डिस्ट्रक्टिव डायलेमा में प्राप्त होता है, निगेशन डी वेज निगेशन ई। तो हमारा कि ये निष्कर्ष है, मुझे प्रूव करना था, ये मुझे प्राप्त हो गया। तो हम सवाल हल करते गए, अपने आप ये निष्कर्ष की ओर बढ़ते गए। तो डी इम्प्लाइज आई डॉट ई इम्प्लाइज जी के माध्यम से मुझे निष्कर्ष प्राप्त हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 13 एंड 6 में डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का प्रयोग हुआ विघातक उभयता पास, तो निष्कर्ष प्राप्त हो गया। इस प्रकार आज हम लोगों ने पूरे 10 सवाल कर लिए हैं और इन अभ्यास प्रश्नों को सरल ढंग से हल करना भी सीखा हम लोगों ने, और इसका अभ्यास प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगले भाग में हम लोग कुछ नया, अभी तक हम लोग केवल 9 सूत्रों का प्रयोग करना सीखे हैं मेथड ऑफ डिडक्शन में। अगले भाग में हम लोग इसके 10 सूत्र और सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं पुनर्स्थापन के नियम, रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट, को हम विस्तार से अगले भाग में हम वर्णन करेंगे और वो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।